क्विकली, क्योंकि कल आपका पेपर है तो क्विकली इसको समझते हैं आपके इस चैप्टर को, ठीक है। तो पहला जो चैप्टर है इसमें वो क्या है आपका, देखो फर्स्ट चैप्टर में सिर्फ टर्म्स दिए गए हैं और उससे आपका कुछ भी बोर्ड में नहीं आता है, बस कुछ टर्म्स है। जैसे कैपिटलिज्म क्या होता है, तो कैपिटलिज्म बेटा क्या होता है, जहां पर हम प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, प्रॉफिट मेकिंग की बात करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, उसको हम कैपिटलिज्म कहते हैं, ठीक है। कॉलोनियलिज्म बेटा क्या होता है, तो कॉलोनियलिज्म होता है जब एक कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर रूल करने लगती है, उसी को हम क्या कहते हैं, कॉलोनियलिज्म। जैसे ब्रिटिशर्स ने इंडिया के ऊपर रूल किया। फिर नेक्स्ट चैप्टर आपका है डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी, कि भाई इंडियन सोसाइटी, जब इंडिया में इतने सारे लोग रहते हैं तो उसका डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर क्या है। बेटा डेमोग्राफी का मतलब क्या होता है, तो बेसिकली डेमो का मतलब क्या होता है, डेमो का मतलब होता है बेटा लोग, और ग्राफी का मतलब होता है डिस्क्राइब करना। तो जब हम लोगों को डिस्क्राइब करते हैं, या फिर अगर बात कर लो तो ग्राफी का मतलब स्टडी भी होता है, तो डेमोग्राफी का मतलब क्या है, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। जब मैं पॉपुलेशन को पढ़ती हूँ, बेटा पॉपुलेशन को पढ़ने का मतलब क्या है कि एक कंट्री में आपको पता है बहुत सारे लोग रहते हैं, क्या होता है, एक कंट्री में बहुत सारे लोग रह रहे हैं, तो वो बहुत सारे लोग क्या सेक्स, मतलब कितने मेल कितने फीमेल हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मेल फीमेल के बाद कितने, मतलब क्या कंपोजिशन है उनका एज का, ठीक है, एज कंपोजिशन की अगर मैं बात करूं, या फिर अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर कौन से जॉब प्रोफेशन में कौन से लोग हैं, कल्चर के कौन से लोग हैं। तो जब मुझे ये सब चीज़ों को अगर पढ़ना है, और मुझे ये सब चीज़ें क्यों पढ़नी है बेटा, क्योंकि एज अ गवर्नमेंट मुझे क्या करना है, इनके लिए पॉलिसी बनानी है। अब कोई एरिया जहाँ पे सीनियर सिटीजन बहुत रहते हैं और मैं वहाँ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की स्कीम निकाल दूंगी, तो क्या वो बिल्कुल सही रहेगा, तो वो बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। और कोई जगह जहाँ पे यंग पॉपुलेशन रहते हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की जगह वहाँ पे बहुत सारे हॉस्पिटल खुलवाना भी सही नहीं रहेगा। तो भाई क्या, कहां पर क्या स्कीम लागू करनी चाहिए, इन सब के लिए डेमोग्राफी को पढ़ना बेटा बहुत जरूरी होता है। तो डेमोग्राफी क्या होती है, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। और ये हम किसके थ्रू पढ़ते हैं, सबसे पहले इंडिकेटर क्या है जिसके थ्रू हमें पता चलता है भाई हम डेमोग्राफी के बारे में जानते हैं, मतलब पॉपुलेशन के बारे में जानते हैं, वो है बेटा सेंसस। सेंसस क्या मतलब होता है, हर 10 साल में आगे क्या होता है, एक जनगणना होती है जिसमें पूरी लिस्ट बनती है, भाई पूरा मेल फीमेल कितने हैं, किस एज के हैं, किस जेंडर के हैं, कौन 18 का होने वाला है, कौन नहीं होने वाला है, ये सब कुछ होता है। तो अगर मैं डेमोग्राफी यहाँ पे पॉपुलेशन की बात करूँ, तो पॉपुलेशन ग्रोथ में आपके, मतलब क्यों हम डेमोग्राफी, सबसे पहले चलो इसी को देख लेते हैं। डेमोग्राफी क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें बर्थ जानना है, माइग्रेशन जानना है, हमें सेक्स कंपोजिशन ये सब जानना है। तो डेमोग्राफी को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी। पहला क्या है बेटा, फॉर्मल डेमोग्राफी, और दूसरा है सोशल डेमोग्राफी। देखो फॉर्मल डेमोग्राफी का मतलब क्या होता है बेटा, फॉर्मल डेमोग्राफी का मतलब यहाँ पर होता है कि कितने लोग रह रहे हैं, मतलब मैं क्वांटिटी की बात कर रही हूँ यहाँ पे, जिससे पॉपुलेशन चेंज में पता लगा पाऊँ कि भाई पॉपुलेशन में जो बदलाव आ रहा है उस चेंज को पता लगाने के लिए मुझे क्वांटिटी जाननी पड़ेगी कि पहले भैया 1000 लोग रहते थे, अब 10,000 लोग रहते हैं, ठीक है, या फिर पहले 1000 लोग रहते थे, अब 900 लोग रहते हैं। तो यहाँ पे मुझे पॉपुलेशन चेंज देखने के लिए, ठीक है। तो अब यहीं पे सुन लो, पॉपुलेशन चेंज में कैसे नाप सकते हैं। तो पॉपुलेशन चेंज के लिए कुछ बेटा फैक्टर्स होते हैं। क्या फैक्टर होते हैं पॉपुलेशन चेंज के, कि बर्थ डेथ, भाई एक तो बर्थ होगा, एक डेथ होगा, और एक माइग्रेशन। जो पॉपुलेशन में चेंज आते हैं, चेंज का मतलब या तो इंक्रीज करेगी या तो डिक्रीज करेगी, तो वो 3 फैक्टर से करती है। देखो अगर बर्थ और मैं यहाँ पर डेथ की बात करती हूँ, तो बेटा ये क्या है, नेचुरल फैक्टर है पॉपुलेशन को घटाने के या बढ़ाने के। लेकिन अगर मैं यहाँ पर क्या बात करती हूँ, माइग्रेशन की बात करती हूँ, तो ये पॉपुलेशन को घटाने के या बढ़ाने का क्या है बेटा, इंड्यूस वे है। तो इंड्यूस मेथड और क्या होता है आपका, नेचुरल मेथड। तो अगर कहीं पे 100 लोग थे, ठीक है, 100 से 90 बचे, तो अगर ये बर्थ रेट और डेथ रेट की वजह से बचे हैं, क्योंकि क्या हुआ, डेथ रेट बहुत ज्यादा बढ़ गई, कि डेथ रेट यहाँ पे ज्यादा बढ़ गई तो 90 बचे, या फिर 110 हो गए, तो यहाँ पे भाई बर्थ रेट ज्यादा है। लेकिन अगर यहाँ पे 100 थे और 110 हो गए या फिर 90 हो गए, क्यों, माइग्रेशन की वजह से, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे रहने के लिए आए या बहुत सारे लोग यहाँ से बाहर चले गए, तो मैं इसको क्या कहूंगी बेटा, इंड्यूस्ड ग्रोथ कहूंगी। तो ग्रोथ का मतलब चेंज होता है, लेकिन वो चेंज कैसा हो सकता है, नेचुरल भी हो सकता है और इंड्यूस भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्वांटिटी को जब मैं बात करती हूँ, तो मैं क्वांटिटी की बात करने के लिए किसकी, फॉर्मल डेमोग्राफी की बात करती हूँ। और यहाँ पे अगर मैं सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एस्पेक्ट की बात करती हूँ पॉपुलेशन की, कि भाई पॉपुलेशन में कौन से कल्चर के लोग रह रहे हैं, क्या जॉब स्टेटस है उनका, किस तरीके से आपकी पॉपुलेशन जो है क्या आइडियोलॉजीज को मानती है पॉलिटिकल, तो इन सब की बात जब मैं करती हूँ तो मैं सोशल डेमोग्राफी की बात करती हूँ, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो यूरोप में 18वीं सेंचुरी में 2 ऐसी चीजें हुई जिसकी वजह से हम क्या, सेंसस करने लगे और पॉपुलेशन को पढ़ने लगे। वो है आपका यहाँ पे नेशन स्टेट बन गई, और यहाँ पे हम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की ओर चलने लगे। मतलब एक गवर्नमेंट क्या कर रही है यूरोप में, क्या कर रही है, नेशन स्टेट, मतलब एक नेशन के अंदर, कंट्री के अंदर बहुत सारी जब स्टेट साथ में मिलकर रहने लगती है, तो यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट उनको देखेगी, तो क्या देखने के लिए क्या, डेमोग्राफी पड़ेगी, मतलब सेंसस यहाँ पे पड़ेगा। दूसरी है मॉडर्न साइंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, इसकी वजह से नंबर
नंबरों को पढ़ना बहुत ईजी हो जाता है। इंडिया में भी अगर हम बात करें तो क्या सिर्फ इंडिपेंडेंस के बाद हमने 1947 के बाद ही सेंसस किया, तो ऐसा नहीं है। ब्रिटिशर्स ने भी 1881 में हमारे फॉर्मल यहाँ पर जो सेंसस हैं वो क्या है हो गए थे। तो अगर हम बात करें 51 से पहले पहले हम 10 सेंसस यहाँ पे कर चुके थे। और हमारा अभी लास्ट सेंसस कब हुआ है बेटा? 2011 में हुआ है। अभी 2025 चल रही है लेकिन कोई भी सेंसस अभी तक क्या है नहीं हुआ है। तो वाई सेंसस करने की क्यों जरूरत है, या डेमोग्राफी को पढ़ने की क्या ही जरूरत है? डेमोग्राफी को पढ़ने की जरूरत है क्योंकि एक गवर्नमेंट प्लान कैसे बनाएगी बेटा, और कोई भी पॉलिसी को इंप्लीमेंट कैसे करेगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे हो पाएगा, और लोगों का भला कैसे हो पाएगा। भाई किसी स्टेट में अगर ट्राइबल पीपल बहुत ज्यादा रह रहे हैं तो उनके लिए अलग पॉलिसी बनानी पड़ेगी, अलग सोशल वेलफेयर स्कीम्स होंगी, इसीलिए जरूरी है। इसी में बेटा दो थ्योरीज आई हुई हैं, ठीक है। पॉपुलेशन को पढ़ने के लिए बहुत सारे सोशियोलॉजिस्ट आए जिन्होंने दो थ्योरी, जैसे एक थॉमस माल्थूस ने क्या दी आपकी, रॉबर्ट माल्थूस ने यहाँ पे माल्थूशियन थ्योरी लेके आए। वो क्या लेके आए? माल्थूशियन थ्योरी। अभी माल्थूशियन थ्योरी बेटा क्या है? माल्थूशियन थ्योरी के अकॉर्डिंग कि पॉपुलेशन जब बढ़ती है ना, तो जैसे जैसे पॉपुलेशन राइज होती है वैसे वैसे उतनी जरूरतों का सामान जो बेसिक नीड है वो बेटा राइज नहीं होती। इसीलिए इस पॉपुलेशन को कम करने की बहुत जरूरत है। किसके थ्रू? प्रिवेंटिव चेक, या तो आप शादी को पोस्टपोन कर दो, ठीक है, कोई भी आप ऐसा करो, मतलब फेमाइन आ जाए, ऐसी कोई भी चीज आ जाए, क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन क्या है बहुत तेजी से बढ़ती है और इतनी तेजी से बेसिक नीड्स नहीं बढ़ रही होती है, पॉपुलेशन डबल रेट पे बढ़ती है, ठीक है। यहां पर तो प्रिवेंटिव चेक्स की बहुत जरूरत है, मतलब पोस्टपोन मैरिज, सेक्सुअल एब्सिस्टेंस, सिलेबसी, ठीक है, आप मतलब लोग संन्यास ले ले, लोग क्या करें सेक्सुअल एक्टिविटी में इंगेज ही ना हो, या फेमाइन और डिसीज को भी उन्होंने अच्छा बताया कि पॉपुलेशन खत्म तो होगी, लेकिन भैया इसके बहुत सारे क्रिटिसिज्म हुए। क्यों? क्योंकि एक समय के बाद क्या हुआ, पॉपुलेशन तो बढ़ रही थी लेकिन जब लोगों ने टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट कर लिया, एजुकेशन में बहुत डेवलपमेंट कर लिया, तो यहाँ पे पॉपुलेशन भी बढ़ रही है लेकिन लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उससे ज्यादा बढ़ गया। तो यहाँ पे इनकी थ्योरी क्या हो गई? रॉन्ग प्रूफ हो गई। और यहाँ पर साइंटिस्ट ने क्रिटिसाइज किया कि जो पॉवर्टी और स्टारवेशन, भुखमरी का बेटा कारण है वो क्या है? यहाँ पे पॉपुलेशन का बढ़ना नहीं है, इकोनॉमिक रिसोर्स का कम ज्यादा है, मतलब रिच के पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेज है और पुअर के पास कुछ नहीं है। ये इसका क्या है बेटा? कारण है। सेकंड थ्योरी आई आपकी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी का मतलब क्या है? इसको मैं क्या कहती हूँ? इसको मैं माइनस प्लस माइनस थ्योरी कहती हूँ। मतलब 3 स्टेज होती है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट की। एक होता है जब वो क्या होती है? अंडर डेवलप्ड होती है। एक डेवलपिंग जब कंट्री होती है, मतलब उसके पास कुछ रिसोर्सेज है। अंडर डेवलप में क्या है? अंडर डेवलप में तो उसके पास बेटा कुछ भी नहीं है, ना तो हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी है, ना तो एजुकेशन अच्छी है, कुछ अच्छा नहीं है। डेवलपिंग स्टेज में थोड़ी हेल्थ फैसिलिटी अच्छी है, अभी एजुकेशन का स्तर इतना बड़ा नहीं है लेकिन एजुकेटेड है लोग और जॉब्स मिलने लगे, और डेवलप तो भैया हाईटेक फेस हो गया। तो जब अंडर डेवलप्ड फेस होता है ना बेटा, तो इस समय क्या होता है? ना तो रिसोर्सेज अच्छी हैं, ना एजुकेशन है, कुछ भी नहीं है, तो हाई बर्थ रेट होती है और बेटा हाई डेथ रेट होती है। तो यहां पर क्योंकि डेथ रेट भी हाइट है तो फिर क्या होता है? यहां पे पॉपुलेशन कम माइनस में दिखती है, ठीक है। और एक डेवलपिंग फेस ऐसा होता है बेटा जब पॉपुलेशन कैसे दिखती है? क्योंकि यहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज अब डिसेंट हो चुकी हैं, थोड़ी एजुकेशन भी लोगों के पास है, लोगों के पास जॉब है, लोगों के पास थोड़ा सा क्या है भैया? पैसा है बेटा। इसकी वजह से क्या हो रही है भाई? उनके पास मनी है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है? इनकी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ, मतलब फट गई पॉपुलेशन, इतनी तेजी से बढ़ना शुरू हुई। मतलब बर्थ रेट हाई है, ठीक है, लेकिन अभी डेथ रेट क्या हो गई है? कम हो गई है। लेकिन एक फेज ऐसा आता है बेटा, डेवलप्ड फेज आता है। डेवलप्ड फेज का मतलब क्या है? अब फीमेल्स के पास भी एजुकेशन है, फीमेल पढ़ी लिखी है, तो वो ज्यादा बच्चे नहीं करेंगी, तो यहां पे बर्थ तो होंगे लेकिन लो लेवल पे बर्थ होंगे, इसीलिए क्या होगी? यहां पे भी माइनस होने लगेगी पॉपुलेशन। तो ये है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, ठीक है, कि किस तरीके से बैकवर्ड स्टेज से डेवलप्ड स्टेज, जब हम एडवांस स्टेज में आते हैं तो पॉपुलेशन में कितना चेंजेस आ रहा होता है। तो जैसे जब अंडर डेवलप्ड होते हैं, बैकवर्ड होते हैं, तो यहां पे बर्थ रेट और डेथ रेट बेटा बहुत हाई होती है, ठीक है। और अगर हम बात करें तो ग्रोथ रेट भी बहुत हाई होती है। हम ग्रोथ रेट में अब ये भी नहीं है, अभी कम भी हो सकती है ग्रोथ और ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है। और अगर हम बात करें ट्रांजिशन, एक आता है कि जब थोड़ा सा क्या हो जाता है? डेवलपिंग कंट्री वाला फेज आ जाता है, तो बर्थ रेट बहुत हो जाती है और डेथ रेट लो, क्योंकि अब हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी हैं, इसलिए यहां पे आपको बिल्कुल एक्सप्लोजन देखने को मिलता है पॉपुलेशन का। और जब एडवांस टेक्नोलॉजी हो जाती है तो लो बर्थ रेट, भाई बर्थ अभी भी हो रहे हैं लेकिन बहुत कम रेट पे हो रहे हैं, और डेथ भी क्या लगती है? 2 दिखती है। तो यहाँ पे लो ग्रोथ अगेन शो होती है क्योंकि फीमेल्स एजुकेशन सब आ जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं बेटा? इसी को हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन यहाँ पर कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन यहाँ पे कहा जाता है। ये ट्रांजिशनल फेज होता है। अब कुछ कॉन्सेप्ट्स की बात कर लेते हैं, जैसे कि आपके पॉपुलेशन को पढ़ने के लिए बर्थ रेट बहुत जरूरी है। तो पर्टिकुलर समय में, जैसे अगर मैं 1 ईयर का टाइम लूं, तो पर्टिकुलर समय में 1000 पीपल में कितने बच्चे पैदा हुए, ठीक है, बर्थ कितने हुए, ठीक है। बर्थ की अगर हम बात करें तो लाइव बर्थ की यहां पे बात करेंगे, नंबर ऑफ लाइव बर्थ, कि भाई जितने बच्चे जिंदा रह गए 1000 की पॉपुलेशन में, ठीक है, पर टाइम, उसको हम बर्थ रेट कहते हैं। डेथ रेट क्या होता है भाई? 1000 की पॉपुलेशन में कितने बच्चे एक साल के अंदर या एक पर्टिकुलर समय के अंदर जो
भैया वो मर गए, ठीक है। बच्चे की बात कर लो भाई कितने लोग मर गए, ठीक है, टोटल अब लोगों की बात यहां पे कर रहे हो। तो ग्रोथ रेट का मतलब क्या होता है भाई, जब बर्थ रेट और डेथ रेट में डिफरेंस ले भाई, 100 पैदा हुए 50 मरे, तो भाई ग्रोथ रेट क्या हो गई आपकी, तो इसका डिफरेंस 50% यहाँ पे ग्रोथ रेट हो गई, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या है, ग्रोथ रेट है भाई, ठीक है। नेचुरल इंक्रीज रेट भी इसको कहते हैं। नेचुरल इंक्रीज कब होगी बेटा, जब बर्थ रेट और डेथ रेट को लेंगे, जब हम माइग्रेशन को नहीं लेते। फर्टिलिटी रेट का मतलब क्या होता है कि पर 1000 वुमन में कितने, जिनकी एज थी 15 से लेकर 49 ईयर्स की वुमन, जब वो क्या है बच्चे को पैदा कर सकती हैं, तो पर 1000 वुमेन में लाइव बर्थ कितने के हुए हैं, ठीक है। इन्फेंट मोर्टेलिटी का मतलब भाई 1 ईयर में 1000 लाइव बर्थ में अगर हम बात करें, इसको पर्टिकुलर हम 1 साल के, ये जो बर्थ रेट डेथ रेट है ना, ये हम किसी भी पीरियड ऑफ टाइम के लिए नाप सकते हैं, लेकिन इसको हम पूरा 1 साल के लिए नापते हैं कि 1 साल में अगर 1000 बच्चे यहाँ पे पैदा हुए हैं, तो उनमें से कितने बेबीज जो हैं डेथ हुई है, कितने बेबीज की, उसी को हम क्या कहते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। और मैटरनल मोर्टेलिटी का मतलब क्या होता है कि कितना, कि भाई 1000 में से 1000 लाइव बर्थ जब हुए हैं, उसमें से बच्चों को, मतलब नंबर ऑफ वुमन डाइंग इन चाइल्ड बर्थ, के चाइल्ड बर्थ के दौरान कितनी वुमन क्या हुई यहाँ पर मर गई, ठीक है। सेक्स रेशियो क्या होता है, पर 1000 मेल पे कितनी फीमेल है, उसको हम सेक्स रेशियो कहते हैं। एज स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है, कि पॉपुलेशन को पढ़ना है तो एज स्ट्रक्चर भी पढ़ना पड़ेगा। तो मतलब एज स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि कितने डिफरेंट ग्रुप्स के, भाई टोटल पॉपुलेशन में 100 लोग हैं, तो इसमें से आपके फीमेल कितनी है, मेल कितनी है, ठीक है, ये सारा एज स्ट्रक्चर है। डिपेंडेंसी रेशियो का मतलब क्या है बेटा, कि इस पूरी की पूरी पॉपुलेशन में, ठीक है, पॉपुलेशन में कितने लोग यहाँ पे डिपेंडेंट है, प्रोपोर्शन। डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है बेटा, देखो जो लोग जॉब नहीं करते, मतलब 65 के बाद रिटायरमेंट वाले लोग, या फिर अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो चिल्ड्रन होते हैं, ठीक है, जो क्या कर रहे हैं, तुम लोग पढ़ने वाले हो, तो ये डिपेंडेंसी रेशियो बताता है कि भाई एक प्रोपोर्शन में पॉपुलेशन जो क्या है वर्किंग नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एडरली पॉपुलेशन की हम बात करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, डिपेंडेंसी रेशियो कहते हैं, ठीक है। जैसे जैसे डिपेंडेंसी रेशियो अगर वो बढ़ता चला जाता है, तो ये क्या है, कॉज ऑफ वरी है, क्योंकि इसकी वजह से आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पर आपकी कंट्री जो है बहुत ज़्यादा गर्थ में चली जाएगी, ठीक है। फॉलोइंग डिपेंडेंसी रेशियो क्या हो सकता है, यहाँ पे अगर डिपेंडेंसी रेशियो कम से कम है, मतलब लार्जर पॉपुलेशन क्या कर रही है बेटा, काम कर रही है, जिससे कि डेमोग्राफिक डिविडेंड बढ़ेगा। बेटा डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे पॉपुलेशन की इनकम, भाई पर्टिकुलर एक इंसान कितना कमा रहा है वो यहाँ पे होता है, मतलब प्रॉफिट बढ़ता चला जाएगा। विद द डिफरेंस इज जीरो, अगर जीरो डिफरेंस है तो यहाँ पे क्या होगा, देन वी से द पॉपुलेशन स्टेबलाइज, की पॉपुलेशन क्या है यहाँ पे स्टेबलाइज है, अगर जीरो डिफरेंस है यहाँ पे, ठीक है। जिसका मतलब क्या है भैया, और यहाँ पे अगर हम बात करें और हैज रीच द रिप्लेसमेंट लेवल पे पहुंच चुकी है, विच इज द रेट ऑफ ग्रोथ रिक्वायर्ड फॉर न्यू जनरेशन टू रिप्लेस द ओल्डर दैट आर डाइंग आउट, कि भैया जो मरते चले जा रहे हैं उसको पार, भैया अगर पॉपुलेशन में मरते चले जा रहे हैं लोग, तो उनकी जगह जो है यंग पॉपुलेशन लेती चली जा रही है, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पे इसलिए जीरो है, इसके बाद क्या होगा भाई, बढ़ना शुरू हो जाएगा एक समय के बाद। फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब क्या होता है कि भैया एक लाइफ क्या है, जैसे पहले 100 होती थी कि भाई 100 साल तक तो ऑन एन एवरेज लोग जीते थे, अब क्या है भैया 60 हो गई कि 60 तक ऑन एन एवरेज लोग क्या करते हैं, जीते हैं, कितना सर्वाइव कर रहे हैं। सोनोग्राम क्या होता है बेटा, ये एक एक्सरे होता है, क्या है, एन एक्सरे लाइक डायग्नोसिस डिवाइस होता है ये, ठीक है। तो ये एक्सरे जैसे क्या होता है भैया, आपका डिवाइस होता है जो किस पे बेस होता है भैया, अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी पे ये बेस हो जाता है। समटाइम्स ये क्या होता है बेटा, बहुत ज़्यादा मिसयूज भी किया जाता है, क्योंकि सेक्स के भी वुमन जो बर्थ देने वाली है जिस बच्चे को, उसका सेक्स क्या है, उसका लिंग क्या है, उसको जानने के लिए, ठीक है। अब फेमाइन क्या होते हैं, तो फेमाइन क्या होता है, जब हाई लेवल ऑफ पॉवर्टी बढ़ती चली जाती है, ठीक है, और लोगों में मैल न्यूट्रिशन आता चला जाता है, मतलब कुपोषण का शिकार होते चले जाते हैं, ठीक है, क्योंकि रेनफॉल नहीं हो रही, क्योंकि एग्रीकल्चर अच्छा नहीं है तो पॉवर्टी बढ़ रही है, रेनफॉल नहीं हो रही है, ठीक है, उनके पास ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है, तो ये जब सारी चीज़ें आ जाती है, वही बहुत ही ज़्यादा भुखमरी की सिचुएशन आ जाती है, बट उसी को हम क्या कहते हैं, फेमाइन कहते हैं। बहुत सारे फैक्टर हैं जो फेमाइन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। जैसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फेमाइन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे बेटा, तो यहाँ पे लो इकोनॉमिक ग्रोथ, के भाई इकोनॉमिक ग्रोथ बिल्कुल अच्छी नहीं है, जॉब अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल अच्छी नहीं है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं। भाई एग्रीकल्चर, क्योंकि आपका लो रेनफॉल हो रहा है तो एग्रीकल्चर भी अच्छे से नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो सेवरल फैक्टर में भी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन इन द चाइल्ड सेक्स रेशियो। अब जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो कम होता चला जा रहा है, ठीक है, तो आपका जो डिक्लाइन हो रहा है आपका चाइल्ड सेक्स रेशियो, उसके पीछे
ठीक है। तो चाइल्ड सेक्स रेशियो जो डिक्लाइन होता चला जा रहा है उसके पीछे क्या कारण है कि भैया पर 1000 मेल पे आपको वुमेन कम से कम दिख रही है। भाई 800 वुमेन, ये तो कोई नंबर ही नहीं है ना, तो 200 मेल ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि गर्ल चाइल्ड पे ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से डेथ रेट बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, सेक्स स्पेसिफिक अबॉर्शन यहाँ पे हो जाता है। भाई अगर बेबी गर्ल है तो क्या हो जाता है, अबॉर्शन कराने की फीमेल सोची, और फीमेल इन्फेंटिसाइड मतलब पेट में ही बच्चे को मार देना। ठीक है, कल्चरल बिलीफ वगैरह के चलते। ठीक है, तो अगर रीजनल वेरिएशन की बात करें तो आपको इंडिया में सबसे ज़्यादा चाइल्ड सेक्स रेशियो कहाँ कम दिखेगा? अगर बहुत ज़्यादा मतलब रीजनल पैटर्न ऑफ लो चाइल्ड रेशियो इंडिया में अगर हम बात करें तो आपको कहाँ कहाँ दिखेगा? तो यहाँ पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र आर अमंग द रिचेस्ट स्टेट इन इंडिया। ये रिचेस्ट स्टेट है, मतलब इनके यहाँ पे इनकम बहुत ज़्यादा है, बट यहाँ पर क्या है, लोवेस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो है। मतलब चाइल्ड सेक्स रेशियो बहुत वैसा है, मतलब क्या कहाँ पे है कि भाई सपोज दैट 800 वुमेन है पर 1000 पे। ठीक है, ये इस टाइप का चाइल्ड रेशियो है। तो भाई ज़्यादा चाइल्ड रेशियो क्या बताए भाई, इवन कब होगा? जब बराबर मेल और फीमेल पैदा होंगे। तो लोवेस्ट का मतलब यहाँ पर क्या है, उल्टा है कि मतलब कम से कम गर्ल्स यहाँ पर हैं। ठीक है, ये है। ठीक है, सो भाई पॉवर्टी के कारण बहुत सारे कारण होते हैं। इकोनॉमिक कारण क्या होता है कि भाई फैमिली जो है वो कम से कम चाइल्ड रखना चाहती हैं, और उसमें भी वो किसको चूज़ करती है भाई, सेक्स के बेसिस पे कि भाई लड़के को चूज़ कर लो क्योंकि वो जॉब करेगा। बहुत सारी मेंटालिटी इश्यूज होते हैं। ठीक है, रिसोर्सेज नहीं होती है, अबॉर्शन करा दिया जाता है पॉवर्टी की वजह से, बहुत सारे कारण हैं। अब लिटरेसी का क्या रोल है भैया? अगर लिटरेसी का मतलब क्या होता है बेटा, एजुकेशन होती है कि आप पढ़ लिख पा रहे हो कि नहीं पढ़ लिख पा रहे हो। तो ये जो एजुकेशन है इसका पॉपुलेशन ग्रोथ में क्या रोल है? तो लिटरेसी जो है बेटा बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि आपके एजुकेशन के लिए देखो, एक लिटरेट इंसान क्या होता है, पढ़ा लिखा, मतलब वो शब्दों को पढ़ पा रहा है कि नहीं पढ़ पा रहा है। एजुकेटेड क्या होता है, वाइज होता है। वाइज का मतलब क्या होता है बेटा, समझदार व्यक्ति। तो एक समझदार व्यक्ति बनने के लिए आपको लिटरेसी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप सेवरल किताबें पढ़ते, सब कुछ पढ़ते हो, तो लिटरेसी से एम्पावरमेंट आती है, क्योंकि आप जॉब कर सकते हो, कहीं पर भी कुछ भी बोल सकते हो। आपको मतलब आपकी आवाज़ उठेगी और उस आवाज़ के थ्रू क्या करोगे, आप बहुत सारे बदलाव लेके आ सकते हो। और एक लिटरेट पॉपुलेशन जो होगी उसकी कॉन्शियस मतलब उसकी समझदारी बहुत ज़्यादा ही यहाँ पर देखने को क्या मिलेगी। तो उसको करियर ऑप्शन भी बहुत सारे होंगे, उसके पास बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। ठीक है, और हेल्थ अवेयरनेस, जैसे जैसे लिटरेसी आएगी हेल्थ अवेयरनेस भी लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा आएगी। ठीक है, लिटरेसी की वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो जेंडर, सोशल, रिलीजियस ग्रुप बन जाते हैं ना, वो सारे नहीं बनेंगे। ठीक है, लिटरेसी जो है वो एक तरीके से बहुत सारी अच्छी चीज़ें लेके आएगी, लेकिन लिटरेसी रेट ऑल्सो वेरी। लेकिन सोशल ग्रुप्स में, सोशल ग्रुप्स का मतलब क्या है, कास्ट के बेसिस पे जो ग्रुप्स बने हैं उनमें लिटरेसी रेट बहुत वेरी करती है, क्योंकि जैसे आपका शेड्यूल कास्ट हो गया बेटा, SC STs हो गया, यहाँ पे हमेशा से ही लो रेट ऑफ लिटरेसी रही है। ठीक है, तो फीमेल लिटरेसी तो बेटा इसमें और ही ज़्यादा कम रही है। ठीक है, रीजनल वेरिएशन के हिसाब से ही बहुत होता है, जैसे आपको केरला में बहुत ज़्यादा मतलब 100% लिटरेसी रेट मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर, लेकिन आपको बिहार में वहीं पर उतनी ज़्यादा लिटरेसी रेट नहीं मिलेगी। अब एपिडेमिक क्या होता है बेटा, तो जब एपिडेमिक का मतलब क्या है, एक तरीके से एक पर्टिकुलर एरिया में जब बहुत बड़े नंबर पे कोई बीमारी फैल जाती है, और ये कंट्रोल कैसे होता है, मास वैक्सीनेशन के थ्रू आपको एपिडेमिक क्या होता है, कंट्रोल होते हुए नजर आता है। अब बर्थ रेट इज स्लो टू चेंज ड्यू टू सोशल कल्चरल फिनोमिना, लो DR इन केरला। अब अगर हम बात करें कि बर्थ रेट कब लो होता है, भाई वैसे तो देखो हर कोई जन्म दे ही रहा है बच्चे को, लेकिन ये कम कब होने लगता है, तो देखो बर्थ रेट बेटा दो ही कंडीशन में कम होता है, एक जब कोई फैसिलिटी ना हो, दूसरी जब बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। जैसे अगर हम बात करें केरला में आपको क्या मिलेगी, केरला में आपको बर्थ रेट बहुत कम मिलेगी, क्योंकि यहाँ एजुकेशन बढ़ चुकी है, अब लोगों को इतने बच्चे नहीं करने। वहीं अगर हम बात करें तमिलनाडु की बात कर लेते हैं, हिमाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका की बात कर लेते हैं, यहाँ पे क्या है यहाँ पे आपको मीडियम से लेके लो, मतलब यहाँ पर आपको देखिएगा कि बर्थ रेट जो है अभी भी क्या है, इतनी ज़्यादा, मतलब एक तरीके से यहाँ पे एजुकेशन आ रही है तो बर्थ रेट क्या है आपको कम से कम दिख रही है। लेकिन आपको बर्थ रेट सबसे ज़्यादा हाई कहाँ पे दिखेगी, बिहार में, MP में, राजस्थान में, UP में, क्योंकि यहाँ अभी भी एजुकेशन और यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी इतनी लोगों के पास नहीं आई है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो रूरल अर्बन डिफरेंसेस भी एग्जिस्ट करते हैं। वास्ट मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन के बीच में आपको गाँव और शहर के हिसाब से भी बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं, जैसे क्योंकि गाँव और शहर में क्या है, टेक्नोलॉजी, लाइफस्टाइल बिल्कुल अलग अलग है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती चली जा रही है, भाई शहरों में तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, गाँव में नहीं है, जिससे कि एक गैप आता चला जा रहा है। और जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ता चले जा रहे हैं, गाँव भी खाली होते चले जा रहे हैं, क्योंकि रूरल एरिया से लोग कहाँ माइग्रेट कर रहे हैं बेटा, अर्बन एरिया में लोग माइग्रेट कर रहे हैं, क्योंकि अर्बन एरिया में उनको जॉब अपॉर्चुनिटी अच्छी है, उनको हेल्थ फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, उनको कई सारी चीज़ें। अगर हम बात करें इन्वायरमेंट भी, इन्वायरमेंट इन द सेंस में यहाँ पे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट की बात कर रही हूँ, पैसे
बिजनेस रिलेटेड, अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, ये सारी चीज़ों की बात कर रही हूँ। तो लोग क्या होते जा रहे हैं कि गाँव से शहरों की ओर शिफ्ट होते चले जाते हैं। तो रूरल टू अर्बन माइग्रेशन का फ्लो क्या है हम देख रहे हैं, ठीक है। जिससे क्या हो रहा है, जिससे एक तरीके से धीरे धीरे गाँव खत्म होते चले जा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं भैया, फॉरेस्ट को काटते चले जा रहे हैं, क्योंकि शहर में तब्दील करते चले जा रहे हैं। बेटा शहर क्या करते चले जा रहे हैं, हम बनाते चले जा रहे हैं, ठीक है। जिसकी वजह से हमारी रिसोर्सेज क्या होती जा रही हैं, प्राइवेट होती जा रही हैं और बिल्कुल ही खत्म होती चली जा रही हैं यहाँ पर रिसोर्सेज, ठीक है। चलो तो फिर बात करते हैं नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम क्या है बेटा। तो यहाँ पे है नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम क्या है, इंट्रोड्यूस किया गया था किस लिए, स्लो डाउन द रेट एंड पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। कि भाई जो पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है ना एकदम से, क्योंकि हम डेवलपिंग फेज में है। अब अगर मैं बात करूँ तो पहले चाइना नंबर 1 पे था, लेकिन अब अकॉर्डिंग टू 2023 की जो यूएन की रिपोर्ट है, अभी देखो इससे हमारे सेंसस हुए नहीं है तो अभी हम कुछ कह नहीं सकते, पर यूएन ने तो कर लिया। तो यूएन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हम नंबर 1 पे पॉपुलेशन के मामले में क्या हो गए बेटा, आ गए हैं। इसीलिए यहाँ पे नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम गवर्नमेंट ने निकाला, जिसका मतलब क्या है कि भाई स्लो डाउन करना, इकोनॉमिक ग्रोथ को कम से कम कर देना। जैसे बर्थ कंट्रोल मेथड जितने होते हैं वो लोगों को सिखाना, पब्लिक स्टैंडर्ड, पब्लिक हेल्थ को इंप्रूव कर देना। यहाँ पर बहुत सारे मेजर्स की यहाँ पर बात की गई। जैसे अगर हम बात करें, ये सारे जो मेजर हैं वो इमरजेंसी के दौरान लागू हुए थे, क्योंकि इंदिरा गांधी ने जबरदस्ती क्या करवा दिया था बेटा, यहाँ पे बहुत सारी नसबंदियां यहाँ पर करवाई थी, ठीक है। तो ये क्या है, नई नई गवर्नमेंट जो है इसको अब बदल दिया इसका नाम, कि भैया पहले क्या था, विद द कमिंग ऑफ द न्यू गवर्नमेंट द प्रोग्राम वाज रिनेम्ड एज, अब इस प्रोग्राम को क्या कर दिया, नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। तो अगर ये आ जाए तो आपको इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसमें कुछ नई गाइडलाइंस और ऐड कर दी गई है। अब सक्सेस और फेलियर की बात करते हैं कि भाई ये जो प्रोग्राम है क्या इसकी कोई सक्सेस है या फिर ये भी प्रोग्राम क्या है फेल हो गया। तो अगर मैं सक्सेस की यहाँ पे बात करूँ बेटा, तो आपको ग्रोथ रेट यहाँ पे डिक्रीज होते नजर आएगी। भैया अब जो एजुकेटेड है उनमें तो आपको कम से कम ग्रोथ रेट ऐसे दिखेगी, देखो सब में तो नहीं लेकिन एजुकेटेड में कम दिखेगी। और यहाँ पर स्मॉल फैमिली नॉर्म को लोगों ने अब अप्रिशिएट करना क्या कर दिया, चालू कर दिया है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो, मैटरल मोर्टेलिटी रेट हो, ये भी कम हो गई है, क्योंकि भाई अब हमारे यहाँ पे टेक्नोलॉजी अच्छी है, हेल्थ अच्छी है, तो ये सारी चीज़ें कम हो रही हैं। इवन लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लोग कितनी साल जिएंगे ये भी बढ़ता चला जा रहा है। और लोगों के अंदर फैमिली प्लानिंग को लेकर क्या आ गई है बेटा, अवेयरनेस यहाँ पर आ गई है। लेकिन इसके फेलियर भी दिखेंगे कि आपको ये जो है बहुत स्मॉल लेवल पे दिखेगा, ठीक है। कोर्सिव जो आपका फैमिली प्लानिंग है ये क्या है, बहुत सारे लोगों ने क्या किया, अपोज किया। जैसे यहाँ पे क्या नसबंदी होती है, नसबंदी का मतलब क्या है कि भैया अब कोई भी मेल या फीमेल क्या करेगी, यहाँ पे बर्थ नहीं दे सकती। और इस नसबंदी को वेसेटोमी कहा जाता है मेल में और टिबेक्टोमी कहा जाता है बेटा फीमेल में। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो मोस्टली पुअर और पावरलेस है उनको तो जबरदस्ती पकड़ के करा दी जाती है, लेकिन जो रिच है उनको कोई भी नसबंदी उनकी नहीं करवा पाता है। और यहाँ पर क्या है कि लैक ऑफ एबिलिटी ऑफ रिलायबल फैमिली प्लानिंग, लोगों के पास अच्छी फैमिली प्लानिंग है ही नहीं। अब मैं अगर पॉपुलेशन में ये सारी चीज़ों की बेटा बात कर रही हूँ कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है या पॉपुलेशन है आपका, पॉपुलेशन में मैंने बात की कि भाई सेंसस के थ्रू मैं पॉपुलेशन का पता लगा सकती हूँ। उसके बाद क्या है, पॉपुलेशन क्यों ज़रूरी है, भाई इस डेमोग्राफी को क्यों पढ़ना है कि गवर्नमेंट अच्छे से पॉलिसीज निकाले। और इस पॉपुलेशन में मैंने बहुत सारी थ्योरीज को भी कवर किया, भाई कौन कौन सी थ्योरीज है, पॉपुलेशन कंपोजिशन को, भाई इसमें जितने भी टर्म्स है हमने टर्मिनोलॉजी सारी की सारी देखी। अब वही है कि भाई पॉपुलेशन को मैं बहुत सारे टर्म्स में पढ़ूंगी। एज स्ट्रक्चर, भाई पॉपुलेशन में मैंने सेंसस किए ही क्यों थे, जिससे कि इस एज स्ट्रक्चर पता चले ना एक पॉपुलेशन में कैसे कैसे लोग रह रहे हैं। तो इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया वन ऑफ द यंगेस्ट पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, क्योंकि हमारी इंडिया में सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है भाई एज स्ट्रक्चर है कौन सा, यूथ हमारे यहाँ सबसे ज्यादा यंग है हमारी पॉपुलेशन, ठीक है। अगर हम बात करें तो द एवरेज एज इज ऑल्सो लेस देन दैट ऑफ द मोस्ट ऑफ द कंट्री, जितनी कंट्रीज की मतलब ब्रिटेन क्या है बूढ़ा होता चला जा रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है बूढ़े लोग ज्यादा है, क्योंकि भैया इनमें अब कोई बच्चे पैदा करना नहीं चाहता। जापान की जो कैपिटल है वो सिकुड़ती जा रही है क्योंकि लोगों को बच्चे नहीं करने, लेकिन इंडिया क्या है, इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है और यंग पॉपुलेशन यहाँ पर है। अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ 50 से लेकर 60 का नंबर सबसे ज्यादा आपको मिलेगा और यही क्या है, ये काम करने वाली यंग पॉपुलेशन है और हमारे यहाँ 60 प्लस बहुत कम दिखेंगे आपको। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो प्रेजेंट ट्रेंड इंडिकेट्स 0 से 14 ग्रुप विल रिड्यूस एंड दस द चेंजिंग स्ट्रक्चर कुड ऑफर अ डेमोग्राफिक डिविडेंड फॉर द इंडिया। तो यहाँ पर क्या है कि हमारे यहाँ पर ये 15 से लेकर 60 वाला नंबर ज्यादा है, इसलिए हमारे पे डेमोग्राफिक डिविडेंड भी ज्यादा है, क्योंकि हमारे यहाँ ज्यादातर लोग किसमें लगे हुए हैं यहाँ पर, क्योंकि 15 से लेकर 60 वाला जो ग्रुप है वो जॉब स्ट्रक्चर में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जॉब में है, तो जिसकी वजह से हमारी एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन ये एज स्ट्रक्चर भाई कितने लोग कहाँ होंगे, ये सब क्या है अलग अलग है। जैसे अगर हम बात करें केरला में
अब धीरे धीरे ए स्ट्रक्चर डेवलप्ड कंट्री जैसा होता चला जा रहा है, मतलब यहाँ बूढ़े लोग ज्यादा है क्योंकि अब लोगों को बच्चे ही नहीं करने। लेकिन वहीं अगर हम यूपी की बात करें तो यहाँ पर आपको यंगर पॉपुलेशन आज भी ज्यादा प्रपोर्शन में क्या कर रही है, दिख रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चेंजेस आपको है। अब दूसरी चीज अगर हम बात करें तो यहाँ पे सोशल इंस्टीट्यूशन की, नेक्स्ट चैप्टर आपका क्या है बेटा, ये चैप्टर आपको पूरा कंप्लीट हो गया कि डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर, मतलब हमने इंडिया में पूरी की पूरी पॉपुलेशन को पढ़ लिया है। अब दूसरी चीज बेटा यहाँ पे क्या है, सोशल इंस्टीट्यूशंस की बात करेंगे कि इंडिया में कई सारे सोशल इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या होता है कि ग्रुप ऑफ पीपल जब साथ में किसी भी सोशल एक्टिविटी को कर रहे हैं बेटा, तो वो एक सोशल इंस्टीट्यूशन कहलाते हैं, जिनकी सेम विचारधारा, सेम ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं, या किसी पर्टिकुलर काम के लिए वो साथ में मिले हैं। जैसे एक फैमिली, ये भी क्या है बेटा, एक इंस्टीट्यूट है। एक मैरिज, ये भी क्या है बेटा, एक सोशल इंस्टीट्यूट है, मतलब सोसाइटी में आपका एक पर्टिकुलर किसी चीज के लिए लोग साथ में है। एक स्कूल, ये भी क्या है बेटा, इंस्टीट्यूट है यहाँ पर। तो ये किस तरीके से धीरे धीरे यहाँ पे जो सोशल इंस्टीट्यूशन है, कौन कौन से इंस्टीट्यूट हमारे यहाँ अभी भी चल रहे हैं और क्या क्या चेंज यहाँ पर आए हैं। ठीक है, तो एक अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे बहुत सारे कास्ट, सबसे पहला सोशल इंस्टीट्यूट हम इसमें जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे बेटा, कास्ट को पढ़ेंगे। कास्ट भी क्या है, एक इंस्टीट्यूट है, क्योंकि पर्टिकुलर बहुत सारे लोग, एक ग्रुप ऑफ लोग एक आइडियोलॉजी के साथ साथ में रहते हैं और वो उसको क्या मानते हैं, अपनी ही आइडेंटिटी मानते हैं, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, सोशल इंस्टीट्यूट यहाँ पर कहेंगे। तो अगर कास्ट और कास्ट सिस्टम की बात करें हम, तो अगर मैं यहाँ पे पॉपुलेशन की बात करूँ हमारी, तो हमारी पॉपुलेशन डिफरेंट क्लासेस और कम्युनिटी से बेटा क्या हुई है, बनी हुई है। इसीलिए इसमें हमें बहुत सारे सोशल इंस्टीट्यूशन दिख जाते हैं और बहुत सारे रिलेशनशिप आपको दिखते हैं। अब ये इंस्टीट्यूशन कौन कौन से, देखो एक कास्ट भी एक इंस्टीट्यूट है, हम इसको इसमें पढ़ेंगे। ट्राइब भी एक इंस्टीट्यूट है, क्योंकि ग्रुप ऑफ पीपल रहते हैं सेम आइडियोलॉजीज वगैरह के साथ में, इसको भी हम पढ़ेंगे। और फैमिली भी अपने आप में क्या है, एक इंस्टीट्यूट है। इन सबको हमें पढ़ना है। पहला इंस्टीट्यूट हमें इसको कास्ट को पढ़ना है। तो कास्ट क्या है बेटा, एक सोशल इंस्टीट्यूट है, 1000 ऑफ ईयर से हमारे यहाँ है। 500 BC की अगर हम बात करें तो 500 BC में यहाँ पे ब्राह्मण्स ने क्या करना शुरू किया, धर्मशास्त्र और धर्मसूत्रा लिखे, जहाँ पे इन्होंने वर्णास को क्या बना दिया, परमानेंट। पहले जो है वो ऐसा कोई कास्ट हुआ नहीं करती थी, मतलब जिसका जो काम है उसके हिसाब से उसको कैटेगरी में रख दिया जाता था। लेकिन जो क्या है, बाय बर्थ आपका क्या कर दिया, वर्ण बना दी गए 4 कि भैया कोई इंसान या तो क्या कहलाएगा, ब्राह्मण कहलाएगा, या तो कोई इंसान क्षत्रिय कहलाएगा बेटा, या तो कोई इंसान वैश्य कहलाएगा, या तो कोई इंसान शूद्र कहलाएगा। और अब ये बर्थ के अकॉर्डिंग है कि भैया ब्राह्मण, और सबके काम भी डिवाइड कर दिए और इसी के साथ बड़ी सारी कास्ट यहाँ पे बनी। अगर हम बात करें कास्ट वर्ड, तो ये एक तरीके से है तो इंग्लिश वर्ड, लेकिन ये पोर्तुगीज वर्ड से हमने लिया हुआ है, जिसका मीनिंग कास्टा होता है, कास्टा। ठीक है, कास्टा का मतलब प्योर ब्रीड बेसिकली। ठीक है, इंडियन लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो यहाँ वर्ना या जाति हम कास्ट को बोलते हैं। अब ये वर्ना या जाति क्या है, तो यहाँ पर वर्ण, ठीक है, वर्ण का मतलब लिटरली वैसे तो बेटा कलर होता है, लेकिन क्या है, ब्राह्मण ने यहाँ पे 4 फोल्ड, हमारे यहाँ पे हमेशा से 4 वर्ण चलते हैं। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और इन सब के अलग अलग कार्य है। और जाति क्या है, रीजन के हिसाब से, पहले क्या था, इन वर्ण में जो भी लोग फिट नहीं हो पा रहे थे, ब्राह्मण ने उनको जाति में डाल दिया। भाई जैसे कुछ लोग हैं जो पर्टिकुलर एक, जैसे ब्राह्मण का यहाँ पे क्या है, ब्राह्मण ने काम बता दिया धर्मशास्त्र धर्मसूत्रा में कि ब्राह्मण का काम क्या है, ब्राह्मण का काम है कि भाई वेदों को पढ़ना, ब्राह्मण का काम है सेक्रीफाइस करना, ठीक है, ब्राह्मण का काम है संस्कृत बोलना, क्षत्रिय का काम है राजा का धर्म निभाना, जस्टिस करना, ठीक है, वैश्य का काम है व्यापार करना, शूद्र का काम है इनको सर्व करना। जो इसमें नहीं फिट हो पा रहा था उसको किसके अंदर रख दिया, जाति के अंदर यहाँ पे रख दिया। तो क्या है, कोई किसी पर्टिकुलर रीजन में रह रहा है, कुछ बिल्कुल अलग ही है, तो वो सब किस में आ गया, यहाँ पे जाति में रख दिया। तो वर्ण का मतलब वैसे तो कलर होता है, लेकिन हमारे यहाँ पे हायरार्की के अकॉर्डिंग, मतलब ऊपर से नीचे, सबसे ऊपर कौन है, ब्राह्मण, और सबसे नीचे कौन है, शूद्र, इसके अकॉर्डिंग 4 वर्ण में यहाँ पर बांट दिया गया है। जाति का मतलब क्या होता है, रीजनल या लोकल सब क्लासिफिकेशन, कि भाई कोई पर्टिकुलर किसी रीजन में रह रहा है तो कास्ट के अंदर भी कास्ट बना देना, इस सब क्लासिफिकेशन यहाँ पर क्या कर दिया, जाति में रख दिया गया। अब यहाँ पे अगर हम बात करें 2 पीरियड की बात हम करते हैं कि भाई ये कास्ट कहाँ से आई, तो ये 2 पीरियड की हम यहाँ पे बात करते हैं कि अब देखो कास्ट का यहाँ पे क्या है, पहले तो ये समझने की कोशिश करो, चैप्टर कह रहा है कंटिन्यूटी या चेंज, क्या भैया अभी भी क्या कास्ट सिस्टम चल रहा है, तो इसको इस पूरे के पूरे इंस्टीट्यूशन के जो सोशल इंस्टीट्यूशन है वो चल रहे हैं क्या, और उसमें क्या क्या चेंज आ गया है। तो सोशल इंस्टीट्यूशन को बेटा हम 3 भाग में पढ़ेंगे। 3 भाग कौन कौन से है, एक हम पढ़ेंगे हमारे एंशियन हिस्ट्री में, मतलब एंशियन इंडिया में ब्रिटिशर्स से पहले क्या था वो इंस्टीट्यूशन, कैसा था,
ब्रिटिशर्स के दौरान मतलब कॉलोनियल टाइम पे वो इंस्टीट्यूट कैसा था, और ब्रिटिशर्स के बाद में बेटा ये इंस्टीट्यूट कैसा हुआ आफ्टर इंडिपेंडेंस। अगर हम बात करें तो ये इंस्टीट्यूट कैसा रहा। तो कास्ट की भी हम ऐसी बात करेंगे। तो कास्ट वैदिक काल में, वैदिक काल कौन सा है हमारा, एंशियंट पीरियड, ठीक है, एंशियंट पीरियड जब ये धर्मशास्त्र धर्मसूत्र लिखे गए इस समय क्या था। तो अगर वैदिक पीरियड मतलब जब वेदा बने, वैदिक पीरियड का मतलब क्या है, जब वेदा बने और वेदा के बाद वाला, तो इस समय ये जो कास्ट सिस्टम था वो बहुत टफ था। तो अगर हम पहला इंस्टीट्यूट पढ़ रहे हैं बेटा, क्या पढ़ रहे हैं हम, कास्ट पहला इंस्टीट्यूट पढ़ रहे हैं। इसको हम 3 भाग में पढ़ेंगे, एंशियंट, कॉलोनियल टाइम पे, ब्रिटिशर्स के दौरान, और प्रेजेंट टाइम पे इंडिपेंडेंस में। तो अगर हम बात करें पहले, तो पहले ये कास्ट सिस्टम बहुत ज्यादा रिजिड हुआ करता था, ठीक है। पोस्ट वैदिक पीरियड में ये रिजिडिटी क्या है, धीरे धीरे भाई डिफाइन कर दी गई। भाई बर्थ मतलब ये आपका जो कास्ट है वो क्या होगी, बर्थ के अकॉर्डिंग होगी। बर्थ का अकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है कि आप अब जिसमें पैदा हुए, अगर आपके पापा शूद्र है तो शूद्र ही बनोगे, अगर ब्राह्मण है तो ब्राह्मण ही बनोगे। लेकिन पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, ठीक है। अब मेंबरशिप ऑफ जी होगी क्या है, स्ट्रिक्ट रूल कि भाई हर कास्ट के अपने रूल होंगे, खाने पहनने ओढ़ने सबके तरीके सबके अलग होंगे। अगर मैं कॉलोनियल टाइम की बात करूं तो ये जो इंस्टीट्यूट है इसमें बहुत सारे चेंज यहां पर देखने को मिले, ठीक है। कॉलोनियल टाइम पे अगर हम बात करें तो कॉलोनियल पीरियड में क्योंकि देखो एजुकेशन भी आ गई थी, ठीक है, लोग बहुत ज्यादा अवेयर भी होने लगे थे, इवन ब्रिटिशर्स नए नए रूल्स निकालने लगे थे। तो इस समय कई सारे चेंजेस यहाँ पे आते हैं। इवन ब्रिटिशर्स ने भी सर्वे किया ये सारी ट्राइब्स और इन सारी कास्ट का, और बहुत सारे यहाँ पे चेंजेस लेके आए। जैसे फर्स्ट सर्वे हमारे यहाँ पे कब हुआ था, हर्बर्ट राइजली ने 1901 में यहाँ पे किया, और यहाँ पे सारी कास्ट को रिकॉर्ड करना शुरू किया। भाई कौन कौन सी कास्ट यहाँ पे रहती है, किसको अपर कास्ट कह रहे हैं, किसको लोअर कास्ट कह रहे हैं, ये सब किया, ठीक है। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बेटा 1935 में आया, जिसमें ब्रिटिशर्स ने शेड्यूल टर्म दिया। ये जो शेड्यूल कास्ट है ना, SC और ST, ब्रिटिशर्स को लगा इनके साथ बहुत ज्यादा ऑपरेशन हो रहा है, और इवन इनसे थोड़ा सपोर्ट भी हासिल करना था क्योंकि इंडियन नेशनल मूवमेंट चल रहे थे। तो ब्रिटिशर ने सबसे पहले 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का क्या दिया, ये टर्म दिया। ग्रेजुअली फिर जैसे जैसे ब्रिटिश एरा एंड होने लगा, धीरे धीरे कास्ट सिस्टम भी, अगर हम बात करें वेलफेयर ऑफ डाउन ट्रोडन कास्ट, वह लोग कि हमारी कंट्री मतलब हमारे जो लोग थे जैसे जवाहरलाल नेहरू वगैरह सब ने यह कास्ट सिस्टम को देखा कि भाई क्या क्या चेंजेस कैसे कैसे कर सकते हैं। अब प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में अगर मैं कास्ट की यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे कई सारे अपलिफ्टमेंट प्रोग्राम बेटा गवर्नमेंट चलाती है। डिप्रेस क्लास का मतलब क्या है, जो लोअर कास्ट है, लोअर क्लास कहना अच्छा नहीं रहता, डिप्रेस क्लास कहना सही है। तो यहाँ पे उनके लिए, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे डिप्रेशन से आया, डिप्रेशन का मतलब इकोनॉमिक तरीके से, सोशल तरीके से उनके साथ बड़ा ही क्या हुआ है, गलत हुआ है। तो जैसे सोशल रिफॉर्मर भी कई सारे आए, जैसे ज्योतिबा फुले हैं, पेरियार हैं, इन्होंने कास्ट सिस्टम के अपलिफ्टमेंट के लिए, भैया ग्रोथ के लिए क्या किया बेटा, बहुत ज्यादा काम किया कि भाई कास्ट सिस्टम होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। अबोलिशन ऑफ कास्ट को लेकर देखो कि भाई कास्ट सिस्टम बिल्कुल खत्म हो जाए। जब हम प्रेजेंट में अगर कास्ट सिस्टम की बात करते हैं इंडिपेंडेंस के बाद, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारे रिजर्वेशन भी रखे गए। जैसे जो SC ST उनको रिजर्वेशन दिया गया, रिजर्वेशन मतलब उनको थोड़ी छूट दी गई कि भैया उनके साथ बहुत बुरा हुआ है पुराने जमाने से, तो इनको थोड़ी छूट दे दो, थोड़ी सीट उनके लिए रिजर्व कर दो, जिससे कि वो क्या पाए, वो और ज्यादा ग्रो कर पाए, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो प्रेजेंटली मतलब इंडिपेंडेंस के बाद से कास्ट जो है मॉडर्नाइज एरा में धीरे धीरे क्या होती चली जा रही है बेटा, चेंज होती चली जा रही है। मतलब अगर बात करो तो जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन आता चला जाएगा वैसे वैसे कास्ट सिस्टम का क्या रोल है यहाँ पे। अगर हम बात करें शहरों में तो आपको इतना ज़्यादा कास्ट दिखता नहीं है, ठीक है, कोई कास्ट नहीं करता, लेकिन गाँव में अभी भी ये सिस्टम क्या है, बहुत ज़्यादा रिजिड है। फिर धीरे धीरे नए नए टर्म्स आए, जैसे जो चेंज आए, अगर संस्कृताइजेशन जो टर्म है फिर वो आया। संस्कृताइजेशन टर्म कौन लेके आया, MN श्रीनिवासन लेके आया। इसका मतलब क्या होता है, जो नीचे मतलब अगर हम बात करें कि जो एक पूरा पूरा स्ट्रेटा होता है, मतलब स्टेटस होता है, मतलब कि कोई कास्ट में ऊपर है कोई कास्ट में नीचे, जब नीचे वाले लोग ऊपर वाले लोगों का कल्चर फॉलो करने लगते हैं, उनके रिचुअल्स को फॉलो करने लगते हैं, उसको संस्कृताइजेशन कहा। और कब, इसका सिर्फ ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन में बेटा इसकी बात हो रही है, मतलब इसकी हम सांस्कृतिक जो संस्कृत मतलब जो हिंदुइज्म को फॉलो यहाँ पे कर रहे हैं उनकी बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट हम बात करें डोमिनेंट कास्ट क्या होती है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, MN श्रीनिवासन क्या लेके संस्कृताइजेशन के डोमिनेंट कास्ट को जो क्या करेंगे, जो आपके लोअर कास्ट है वो फॉलो करेंगे। तो डोमिनेंट कास्ट क्या है बेटा, यहाँ पे डोमिनेंस कास्ट का मतलब है जो एक तो पहली बात तो पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा है और जिनके पास लैंड बहुत ज्यादा है, मतलब जिनके पास बहुत लैंड राइट है, जिनके पास बड़ी सारी जमीन है। पॉलिटिकली बात कर लो, चाहे सोसाइटी में सोशली बात कर लो, इकोनॉमिकली पैसे के मामले में बात कर लो, ये इनका दबदबा है। जैसे यादव बिहार के, जैसे उत्तर प्रदेश में भी यादव आपका है, और आपका बोलिंगास कर्नाटका में, रेडीज और खम्मांस आपके आंध्र प्रदेश में, मराठास महाराष्ट्र में, जाट पंजाब हरियाणा वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, और पाटीदार गुजरात में। ये क्या है, डोमिनेंट कास्ट है, मतलब इनके पास पैसा अथाह है और इनका स्टेटस भी बहुत हाई है। अगर हम बात करें कंटेम्प्रेरी, धीरे धीरे क्या होती जा रही है कि धीरे धीरे हम कास्ट को खत्म करते चले जा रहे हैं, लेकिन अभी भी अगर इंडिया में बहुत ज्यादा कास्टिज्म चलता है।
क्योंकि अगर हम बात करें तो ये कास्ट के बेसिस पे भी, क्योंकि कास्ट के बेसिस पे क्या है, अब पूरे तरीके से हमने क्या कर दिया है, 3 कास्ट में पूरा बढ़ गया। अब देखो वैसे कास्ट सिस्टम तो नहीं है, आपको क्षत्रिय वैश्य यहाँ पे दिख जाएंगे, लेकिन अब कास्ट सिस्टम बदल गया है। अब क्या है, इनकम के आधार पर आपको यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिलता है कि भाई अपर कास्ट, ठीक है, यहाँ पे क्या है अपर मिडिल एंड अपर क्लासेस, इसमें आपको देखने को मिलता है। जैसे अपर जो कास्ट होती हैं जितनी भी, उन्हीं के पास सबसे ज़्यादा क्या मिलता है, आपको पैसा देखने को मिलता है, और लोअर कास्ट के पास आपको इतना पैसा देखने को नहीं मिलता, इवन पब्लिकली भी वो बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड है। तो ये जो कास्ट है वो धीरे धीरे आपको लगता है खत्म होती जा रही है, लेकिन अभी भी ये सोसाइटी में क्या है, बहुत ज़्यादा विजिबल है, क्योंकि उनके पास देखो धीरे धीरे पीढ़ी टू दर पीढ़ी चीज़ें चेंज होती है। भाई अपर कास्ट है, उसके पास पैसा बहुत सारा है, तो वो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, वो और अमीर हो जाएंगे। लोअर कास्ट पैसा ही नहीं है, तो फिर वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगे, और वही ये कास्ट अभी भी हमारे यहाँ पर किसी ना किसी तरीके से रहती ही है, ठीक है। अब और कोई अपनी कास्ट नहीं छोड़ता है, सिंपल सी बात ये है। अगर मैं नेक्स्ट इंस्टीट्यूशन की बात करूँ बेटा, वो है ट्राइबल कम्युनिटी। नेक्स्ट सोशल इंस्टीट्यूट की क्या पढ़ेंगे, ट्राइब की। अब ट्राइबल कम्युनिटी को भी हम वही 3 पार्ट में पढ़ेंगे कि भाई एंशियन दौर में ट्राइब्स कैसी थी, कॉलोनियल रूल में, ब्रिटिशर्स के दौरान और ब्रिटिशर्स के बाद में, इंडिपेंडेंस के दौरान। सबसे पहले ट्राइब क्या होता है, वैसे किसी भी एरिया में सबसे पुराने जो लोग रह रहे होते हैं, मतलब जो उस एरिया के इंडिजिनियस पीपल है, हमेशा से रहने वाले नेटिव हैं, उनको हम क्या कहते हैं, ट्राइब यहाँ पर कहते हैं। ट्राइबल कम्युनिटी अगर हम बात करें तो ट्राइब्स व कम्युनिटी दैट डिड नॉट प्रैक्टिस एनी रिलीजन, ये किसी रिलीजन या रिटन टेक्स्ट को बेटा ये नहीं मानती हैं। इनका कोई पॉलिटिकल फॉर्म ग्रुप नहीं होता है, ठीक है, कोई इनमें क्लास डिवीजन नहीं होता है, और इनमें ऐसा कोई कास्ट का भी डिस्टिंक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब हमें मिलता है कि यहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटी आपको ऐसे देखने को मिलेंगी, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे क्लासिफिकेशन पहले देख लेते हैं कि ट्राइबल कम्युनिटी क्या है। हमने 2 पार्ट्स में ट्राइब्स को यहाँ पे क्या किया हुआ है, डिफाइन किया है। तो उनके ट्रेड्स के अकॉर्डिंग कैसी वो हैं, ट्रेड्स के अकॉर्डिंग या तो आपका कास्ट जो है वो परमानेंट होती है, या फिर क्या होते हैं, एक्वायर्ड ट्रेड होते हैं। भाई परमानेंट अगर हम बात करें तो यहाँ पर 85% जो परमानेंट ट्रेड के हिसाब से जो रहती है वो गुजरात उड़ीसा में आपको मिल जाएंगे, और नॉर्थ ईस्ट में आपको 15% यहाँ पे दिख जाएंगे, ठीक है। आपको अगर बात करें तो ये जो परमानेंट ट्रेड होते हैं, कभी हमने ट्राइबल सोसाइटी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया कि एक तो परमानेंट ट्रेड जो हमेशा से वो जो लैंग्वेज बोलते हुए चले जा रहे हैं, जिस एरिया में रहे, जिस कल्चर को वो फॉलो कर रहे हैं, ये उनके परमानेंट ट्रेड होते हैं बेटा। और उसी के अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ एक्वायर्ड ट्रेड भी होते हैं, क्योंकि धीरे धीरे उनको अपना लाइफस्टाइल क्या करना पड़ा, चेंज करना पड़ा। धीरे धीरे ट्राइबल पीपल भी सोसाइटी में रहना शुरू कर देते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमने ट्राइबल पीपल को 2 पार्ट में डिवाइड किया, जो परमानेंट ट्रेड के आधार पर आपको कहाँ दिख जाएंगे, 85% आपको गुजरात और उड़ीसा में दिख जाएंगे, और नॉर्थ ईस्ट में आपको कितने दिख जाएंगे, 15% यहाँ पे दिख जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में जो 11% है उनकी लैंग्वेज या तो आपको इंडो आर्यन ग्रुप से लिखेंगे, या द्रविडियन ग्रुप से रखेंगे, या फिर ऑस्ट्रिक ग्रुप से रखेंगे, या तिब्बत बर्मन ग्रुप से। और साइज के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा आपको कौन सी ट्राइब दिखेगी, गोंड दिखेगी, उसके बाद संथाल दिखेगी, उसके बाद ऑरेगन्स दिखेगी, उसके बाद माइनस आपको दिखेगी, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें फिजिकल फीचर, तो परमानेंट ट्रेड क्या होते हैं बेटा, जो किसी कास्ट की कोई लैंग्वेज है, याद रखना लैंग्वेज के आधार पर, ठीक है, उनके फिजिकल रेस फीचर के आधार पर, उनके साइज के आधार पर, उनके कल्चर के आधार पर जब किसी को भी बांटा जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, परमानेंट ट्रेड के हिसाब से यहाँ पे हमने कास्ट को बांटा हुआ है, ठीक है। तो फिजिकल फीचर या रेस के हिसाब से आपको नीग्रोट आर्यन दिखेंगे, एस्ट्रॉइड दिखेंगे, या फिर मंगलोइड दिखेंगे, या ड्रिविडियन। आपको इतना ही इसमें पता करना है। एक्वायर्ड ट्रेड का मतलब होता है कि भाई कोई पर्टिकुलर ट्राइब रह रही थी, लेकिन अब किसी कारणवश तो उसको क्या करना पड़ेगा, एक्वायर ही करना पड़ेगा दूसरी चीजों को। तो अब ट्राइबल पीपल का मोड ऑफ लाइवलीहुड बदल गया है। अब बेचारे पहले सिर्फ फॉरेस्ट प्रोडक्ट और फॉरेस्ट पे ही डिपेंड रहते थे, लेकिन अब धीरे धीरे उनको फिशरमैन भी बन चुके हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर भी बन चुके हैं, अब हंटर्स भी हैं, फूड गैदर, बहुत सारे। आपको देखो ट्राइबल पीपल जो एसटी में आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बस जिंगा जाला हु कर रहा है। एसटी में जो आने वाला इंसान है वो क्या कर रहा है, एक तरीके से अब आपको हर फील्ड में दिखेगा, उसका अच्छा घर भी दिखेगा आपको कि भाई वो वेल सेटल लाइफ जी रहा है, वो कोई आदिवासी वाली लाइफ नहीं जी रहा है। बहुत सारे पीजेंट्स भी दिखेंगे, शिफ्टिंग कल्टीवेटर। तो ये हमने ट्राइब को क्या कर दिया है कि कुछ ट्राइब अभी परमानेंट ट्रेड के अकॉर्डिंग आपको दिख जाएंगी, और कुछ ट्राइब ने जब एक्वायर्ड ट्रेड कर लिया वो भी लेकिन आपके ट्राइब में ही आ रही हैं, ठीक है। तो अब उनको भाषा भी बोलनी पड़ती है, उनको पॉलिटिक्स में भी आना पड़ता है, बहुत सारी चीजें। और यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट बेटा याद रखेंगे हम ट्राइबल को लेके, एक है आइसोलेशन का कॉन्सेप्ट और है इंटीग्रेशन ऑफ ट्राइब का कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये क्या है बेटा, तो आइसोलेशन जो है मतलब ट्राइब को लेके अब क्या विचारधारा है इंडिया में, विचारधारा क्या है, तो ट्राइब को लेके यहाँ पे विचारधारा है। कुछ लोग फॉलो करते हैं, कुछ लोग बिलीव करते हैं आइसोलेशन कॉन्टेक्स्ट में। आइसोलेशन का मतलब क्या होता है कि भाई ट्राइब को क्या रखना चाहिए, ट्राइब को अलग से ही आइसोलेट करके, बिलीव दैट ट्राइब नीडेड प्रोटेक्शन, ठीक है। ट्रेडर, मनी लेंडर, हिंदू, क्रिश्चियन, इन सबसे ट्राइब को प्रोटेक्शन की जरूरत है, क्योंकि इनका कोई कल्चर
नहीं होता, उनको बचा के रखना चाहिए। और इंटीग्रेनिस्ट क्या बिलीव करते हैं, इनको कहते हैं कि भैया जो भी आपके ट्राइबल्स है ये बहुत बैकवर्ड हिंदूज हैं, ठीक है, इनकी बहुत सारी प्रॉब्लम है, तो इनको एड्रेस करना चाहिए, उनको साथ में रखना चाहिए। क्या नेशनल डेवलपमेंट कुछ हुआ है इनके लिए? तो देखो अगर हम बात करें जैसे लार्ज डैम्स बनना, फैक्ट्रीज बनना, माइंस बनना, ये क्या हो गए हैं, ये क्या है, ये ट्राइब्स कि उस पे हो गए, मतलब एक तरीके से जैसे जैसे डैम्स बनते चले गए, जैसे जैसे माइंस बनते चले गए, फैक्ट्री बनते चले गए, ये इन्होंने ट्राइब को क्या कर दिया, और ज्यादा परेशान ही कर दिया। क्योंकि नेशनल डेवलपमेंट तो हुआ, एक तरीके से हमने कंट्री को ग्रो तो कर लिया, लेकिन जो इनका मेन हैबिटेंट था बेटा ट्राइबल पीपल का, वही हमने उनसे क्या कर लिया, छीन लिया। तो किसकी कॉस्ट पे ये सारा डेवलपमेंट हो रहा है? ये सारा डेवलपमेंट आपके ट्राइबल लोगों की कॉस्ट पे हो रहा है, क्योंकि उनका घर चल रहा है। तो क्या नेशनल डेवलपमेंट ट्राइबल डेवलपमेंट है? तो देखो नेशनल डेवलपमेंट में हमने लार्ज बिल्डिंग वगैरह सब तो बना ली, लेकिन हमने ट्राइबल डेवलपमेंट यहाँ पे नहीं किया। उनके तो घर छीन गए, उनके तो फॉरेस्ट यहाँ पे छीन गए, उनको तो क्या करना पड़ा, धीरे धीरे ट्रेड्स को क्या करना पड़ा, एक्वायर्ड यहाँ पे करना पड़ा, ठीक है। अगर हम बात करूं तो इंडिया में अगर ज़्यादातर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन ट्राइबल एरिया अभी भी क्या है, डेवलप नहीं है। और ट्राइबल पीपल से फॉरेस्ट चले गए उनके, तो जिस पे उनकी कम्युनिटी पूरी तरीके से डिपेंडेंट थी। और जैसे जैसे प्राइवेट प्रॉपर्टी बेटा आती चली गई, वैसे ट्राइबल पीपल के साथ बहुत ही ज़्यादा क्या होता चला गया बेटा, गलत होता हुआ यहाँ पे चला गया, ठीक है। जिसकी वजह से हैवी माइग्रेशन आपको ट्राइबल पीपल में क्या मिला, देखने को मिला। अगर ट्राइबल आइडेंटिटी की हम आज की बात करते हैं ना बेटा, तो आज मैं बात करूं तो यहाँ पे ट्राइबल आइडेंटिटी बिल्कुल चेंज हो गई है। क्यों चेंज हो गई है बेटा ट्राइबल आइडेंटिटी? तो वही वजह से, क्योंकि ट्राइबल पीपल को भी अब क्या करने पड़े, बहुत ज्यादा एक्वायर्ड करने पड़े यहाँ पे चीजें, यहाँ पे बहुत सारे ट्रेड्स इनको एक्वायर करने पड़े, जिसकी वजह से ट्राइबल मूवमेंट्स भी आपको बहुत सारे देखने को मिलते हैं, ठीक है। क्या ट्राइबल मूवमेंट्स आपको, कि भाई उनके पास रिसोर्सेस नहीं है, उनके पास कल्चर नहीं है, उनके पास कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, धीरे धीरे आपको यहाँ बहुत सारे मूवमेंट देखने को मिलते हैं। इसलिए लेकिन गवर्नमेंट भी ट्राइबल पीपल के लिए क्या करने लगी, धीरे धीरे प्रोग्राम निकालने लगी, ठीक है। और इसी वजह से यहाँ पे ग्रेजुअल क्या हुआ, एजुकेटेड मिडिल क्लास जो आया, यहाँ पे क्या है, ट्राइबल कम्युनिटीज़ में भी आपको देखने के लिए मिलता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या किया, यहाँ पे फिर प्लान निकालना शुरू करते हैं बेटा। फैमिली और किनशिप की बात करते हैं, ये क्या है, नेक्स्ट इंस्टीट्यूट है, इसको भी हम देखेंगे कि भाई फैमिली क्या होती है। सबसे पहले फैमिली न्यूक्लियर भी हो सकती है बेटा और एक्सटेंडेड भी हो सकती है, ठीक है। मॉडर्न फैमिली की अगर हम बात कर लें तो ज़्यादातर हम क्या करते हैं, न्यूक्लियर फैमिली बिलीव करते हैं, भाई दो और दो से ज़्यादा, मतलब दो लोग होंगे, भाई पेरेंट्स होंगे और उनके बच्चे होंगे, ठीक है। लेकिन पहले क्या हुआ करता था, एक्सटेंडेड फैमिली हुआ करती थी। आज भी कई जगह आपको न्यूक्लियर फैमिली मिलेंगी। न्यूक्लियर फैमिली का मतलब क्या होता है कि भाई सिर्फ पेरेंट होना, एक सेट ऑफ पेरेंट और उनके बच्चे होना। एक्सटेंडेड फैमिली क्या होती है बेटा, तो ये होती है भैया वन कपल के साथ बहुत सारी जनरेशन, चाचा चाची ताई ये सब लोग रह रहे हैं। तो पहले आपको ये ज्यादा मिलता था, अब ज्यादातर लोग क्या है, न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं। यहाँ पे हम डाइवर्स फॉर्म ऑफ फैमिली देखते हैं कि भाई फैमिलीज को हमने कैसे कैसे डिवाइड किया हुआ है। मतलब लोकल रेसिडेंस क्या है कि भैया मेट्रो लोकल है कि मदर के रेसिडेंस में रह रहा है इंसान जाके, कि फादर के रेसिडेंस में। पेट्री लोकल है, पेट्रियार्की है, फादर की अथॉरिटी है, मतलब मेल की अथॉरिटी चल रही है या फीमेल की अथॉरिटी चल रही है, मेट्रियार्की है, या फिर क्या है पेट्रिनियल है, या फिर क्या है मेट्रिलिनियल है। मतलब पेट्रिनियल मेट्रिनियल लीनियल साइड का मतलब है कि कोई व्यक्ति फादर के साइड से है या मदर के साइड से, इसको यहाँ पे दर्शाता है, ठीक है। चलो सो बेटा यहाँ मेट्रिलिनी और मेट्रियार्की में क्या डिफरेंस है कि मेट्रिलिनी में फीमेल लाइन आपको दिखेगी, मतलब कि फीमेल्स का ही डोमिनेशन है और प्रॉपर्टी ट्रांसफर भी सिर्फ फीमेल्स को ही होगी। लेकिन मेट्रियार्की में क्या है बेटा, फीमेल डोमिनेशन तो आपको दिखेगा, लेकिन प्रॉपर्टी ट्रांसफर का ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा भी है कि भाई मदर, देखो फीमेल का डोमिनेंस है, लेकिन फीमेल अपने बच्चों को, चाहे वो सन हो चाहे डॉटर हो, कहीं पे भी यहाँ पे ट्रांसफर कर सकती है। तो खासी ट्राइब में आपको सबसे ज्यादा क्या मिलेगा, यहाँ पे मेट्रिलिनी मिलेगी, फीमेल डोमिनेशन, और फीमेल्स को ही क्या है, प्रॉपर्टी यहाँ पर क्या होगी, ट्रांसफर होगी, ठीक है। पैटर्न ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन। देखो यहाँ पर क्या है, आपने सोसाइटी को पढ़ा, आपने सबसे पहले इंडियन सोसाइटी को देखा, यहाँ पे आपने क्या देखा कि किस तरीके से डोमिनेशन आपको नजर आया, किस तरीके से कई सारे इंस्टीट्यूट बेटा आपको नजर आए। तो उन इंस्टीट्यूशन में भी आपको इनइक्वालिटी दिखेगी और एक्सक्लूजन दिखेगा। कुछ लोग हैं जिनको समाज से बिल्कुल अलग थलग रखा जाता है, और कुछ लोग हैं जिनको क्या है, आपको इनइक्वली ट्रीट किया जाता है। तो सोशल इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है बेटा, कि भाई एवरीडे लाइफ में किसी को नॉर्मली मतलब अनइक्वल एक्सेस देना, मतलब सोशल रिसोर्सेज पे, सामाजिक अगर हम बात करें तो यहां पे सामाजिक तौर से सोसाइटी में जब फुल्ली एक्सेस ना हो किसी भी चीज पर, जैसे भाई कुएं का पानी तुम नहीं ले सकते, तुम ले सकते हो, तो यहाँ पे जब डिफरेंस आ जाते हैं तो उसको हम सोशल इक्वालिटी कहते हैं। सामाजिक तौर पे आपने लोगों को क्या कर दिया, अलग थलग कास्ट के बेसिस पे कर दिया, तो इसको हम क्या कहते हैं, सोशल इनइक्वालिटी कहते हैं। सोशल इनइक्वालिटी और जो एक्सक्लूजन है बेटा, ये आपको बहुत ज्यादा दिख जाएगा। यहाँ पे आपको इंडिविजुअल वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, ग्रुप का कॉन्सेप्ट है कि भाई आप किसी एक इंसान को अलग नहीं कर रहे, आप पूरा एक कास्ट को ही अलग करके फेंक रहे हो, ठीक है। और ज्यादातर बेटा ये क्या होता है, इकोनॉमिक नहीं
नहीं होता है। आप पैसे के बेसिस पे किसी को इनइक्वल ट्रीट नहीं कर रहे हो, आप यहाँ पे कास्ट, सोसाइटी में कास्ट के बेसिस पे, इसलिए सामाजिक आप क्या होता है, सोशल होता है सबसे ज्यादा, ठीक है। और ये क्या है, एक तरीके से बहुत समय से चला आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे एक्सक्लूजन की बात करूं तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि किसी भी इंडिविजुअल या ग्रुप को आपने कट ऑफ कर दिया है सोसाइटी में किसी चीज से। भाई अगर एक सोसाइटी में यहां 4 लोग रह रहे हैं, अगर चारों को मैं बराबर ट्रीट नहीं कर रही, इससे इसके पैर दबा रही हूं या इसको सबसे ज्यादा दे रही हूं, तो ये तो इनइक्वालिटी हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, इनइक्वालिटी हो गया। लेकिन इसमें समाज से मैंने एक इंसान को अलग ही कर दिया, उसको कुछ भी नहीं मिल रहा, 6 की दिया, तो वो किसमें जा रहा था, एक्सक्लूजन में बेटा चला जाता है। मतलब उसको हम सोसाइटी की चीजों में इन्वॉल्व भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो किसी भी इंडिविजुअल्स को, किसी भी ग्रुप को जब हम फुल्ली इकोनॉमिक, सोशल या पॉलिटिकल लाइफ, सोसाइटी में किसी भी चीज को करने ही नहीं दे रहे हैं, तो यहां पर ही हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है भैया, डेप्रिविएशन और डिस्क्रिमिनेशन, हम दूसरों के साथ डिस्क्रिमिनेट करने लगते हैं, ठीक है। और ये जो सोशल एक्सक्लूजन है, ये कोई एक्सीडेंटल चीज नहीं होती, ये धीरे धीरे समाज में बनी हुई चीज है जो धीरे धीरे होना शुरू हो गई है, ठीक है। अब जैसे अगर हम बात करें किसी हम ट्रांस को बिल्कुल सोसाइटी से अलग ही कर देते हैं, क्या उनको हम सोसाइटी में इनइक्वल ट्रीट कर रहे हैं, कुछ को भाई एससी एसटी को इनइक्वल ट्रीट कर रहे हैं कि भाई उनको समान वो नहीं दे रहे हैं, कि भाई कोई पी नहीं रहा उनके ग्लास में, ये अलग चीज है। लेकिन किसी को बिल्कुल समाज की चीजों से ही अलग कर देना, ये क्या आ जाता है बेटा, एक्सक्लूजन आ जाता है। ये ज्यादातर क्या होता है, एक तरीके से इनवॉलंटरी प्रोसेस है, मतलब हम अपने मर्जी से नहीं कर रहे, धीरे धीरे समाज में ये शेप हो गया, ठीक है। तो आपको अगर कहिए कि भाई रिच पीपल, आपको कभी भी नहीं दिखेगा कि वो किसके अंदर, पेवमेंट के अंदर या ब्रिज के अंदर सो रहे हैं, ठीक है, या होमलेस पीपल जो आपको कहीं और दिख रहे हैं। तो ये धीरे धीरे आपने क्या कर दिया, दिस डजंट मीन दैट रिच आर बीइंग एक्सक्लूडेड फ्रॉम एक्सेस टू पेवमेंट पार्क बेंचेस बिकॉज दे कुड गेन द। तो बेसिकली ऐसा नहीं है कि आपने, भाई इनइक्वालिटी का मतलब यहाँ पे इनइक्वालिटी हो जाएगी कि भाई रिच वहां नहीं सो रहा, पुअर ब्रिज के नीचे सो रहा है, लेकिन ये एक्सक्लूजन नहीं है कि भाई हमने रिच को सोने ही नहीं दिया उसके नीचे, ये बिल्कुल ऐसी चीज नहीं है। ये क्या है, आपने उसको उन रिसोर्सेज से ही अलग कर दिया, भाई डिसेबल है, आप उनको ट्रीट ही नहीं कर रहे हो सोसाइटी में एक जैसे, ठीक है। क्या स्टेट ने इस पे कोई बेटा इनिशिएटिव लिया हुआ है, तो यस, स्टेट ने इस पे क्या है, बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हुए हैं, लेकिन इसको अभी पढ़ेंगे, पहले यहाँ पे देख लेते हैं डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है। तो बेटा यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, तो डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे होता है कि आपने किसी को किसी चीज को करने से मना कर दिया, तो वो क्या है, एक ग्रुप को ज्यादा अपॉर्चुनिटी दे दी, एक ग्रुप को आपने अपॉर्चुनिटी ही नहीं दी, उसी को हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। और ज्यादातर ये डिस्क्रिमिनेशन बेटा कास्ट बेस्ड ही होता है, आप किस कास्ट में जन्म लिए हो उसके बेसिस पे आपका सोशल स्टेटस डिसाइड हो जाता है, और वहीं से आपका क्या है, आप या तो कास्ट में जितने हाई होगे आपका इकोनॉमिक स्टेटस भी बनता चले जाएगा, आप उतने ही अमीर होगे, या आप किसी भाई लोअर कास्ट में पैदा हुए हैं तो आप उतने ही क्या है भैया, हो सकता है कि आप गरीब हो, और यहीं से आपको क्या हो जाता है, प्योरिटी और पोल्यूशन आ जाता है। जितना हायर कास्ट उतना आपको प्योर माना जाएगा, जितना लोअर कास्ट पोल्यूशन, मतलब आप क्या हो, आपको टच भी नहीं कर सकते, इस तरीके के कॉन्सेप्ट है। तो इसी के अंदर जो अनटचेबिलिटी आती है वो भी, तो अनटचेबिलिटी के भी बड़े डायमेंशन है कि भाई एक तो आपको क्या किया जाता है, ये अनटचेबिलिटी एक तरीके से क्या है बेटा, एक्सक्लूजन है कि सोसाइटी से आप बिल्कुल अलग थलग कर रहे हो किसी को। ये एक्सक्लूजन क्या है कि दलित है, पहले इनको क्या किया जाता था, भैया उनको छू नहीं सकते, ये ड्रिंकिंग नहीं कर सकते, किसी भी जगह से वर्शिप नहीं कर सकते, कोई फेस्टिवल नहीं मना सकते, जिसकी वजह से बेटा ये लोग क्या है, ह्यूमिलेशन कर सकते, इनको बहुत ह्यूमिलेट किया जाता है कि छी कैसे लोग हैं, ठीक है, उनको देखना ही दुश्वार है, ये सब। और इससे क्या हुआ भाई, बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन के भैया इकोनॉमिकली भी उनसे कई सारा काम करवा रहे हैं, फ्री में काम करवा रहे हैं, बेकार करवा रहे हैं, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे नजर आती हैं। तो यहाँ पर जिसमें दलित का एक कॉन्सेप्ट आता है, भाई दलित का मतलब क्या होता है कि जो डाउन ट्रोडन है, जो बिल्कुल ही नीचे जिसको रख दिया गया है, जो बिल्कुल ऑप्रेस्ड है बेटा, ठीक है। जैसे दलित पैंथर्स, अ रेडिकल ग्रुप दैट इमर्ज इन वेस्टर्न इंडिया, दलित पैंथर करके एक ग्रुप जो है इमर्ज हुआ, ठीक है, यूज द टर्म असर्ट देयर आइडेंटिटी एज अ पार्ट ऑफ स्ट्रगल ऑफ राइट्स एंड डिग्निटी, और फिर उन्होंने राइट्स के लिए मांग की कि भाई आप हमको इतना छोटा, इतना नीचा क्यों फील करा रहे हो, हमने ऐसा क्या काम कर दिया जो आपको इतना ज्यादा नीचा आप हमें क्या करा रहे हो, फील करा रहे हो। फिर इसके बाद स्टेट ने इसके ऊपर क्या लिया बेटा, कुछ इनिशिएटिव लिए, जैसे रिजर्वेशन ऑफ सीट्स के भैया स्टेट में और सेंट्रल गवर्नमेंट में आपके क्या होती है, रिजर्वेशन होता है सीट का, जॉब्स का रिजर्वेशन होता है गवर्नमेंट की, भैया आप पार्लियामेंट में खड़े भी हो सकते हो, तो यहाँ पे आपकी गवर्नमेंट में भी रिजर्वेशन है, जॉब्स में भी रिजर्वेशन दिए गए, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में भी रिजर्वेशन, और जो अनटचेबिलिटी है उसको पूरी तरीके से क्या कर दिया, आर्टिकल 17 के अंदर बेटा बैन कर दिया गया। और जो कास्ट डिसेबिलिटी रिमूवल एक्ट है वो भी लेके आई गवर्नमेंट, क्योंकि किसके साथ गलत हो रहा है, तो बेसिकली सोचिए इनइक्वालिटी और एक्सक्लूजन आप किसका कर रहे हो, या तो आप कास्ट बेस कर रहे हो, या आप किसी को भाई कोई डिसेबल है उसके साथ कर रहे हो, तो ये सारी चीजें यहाँ पे रखी गई, या फिर कोई
अदर जेंडर का है तो उसके साथ कर रहे हो, इस तरीके के यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिले। तब गवर्नमेंट ने यहाँ पे रिजर्वेशन वगैरह की बात करी और यहाँ पे क्या लिखा है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989 यहाँ पर आया। लेकिन क्या सिर्फ इतना ही है? नहीं, नॉन स्टेट इनिशिएटिव के भी गवर्नमेंट के अलावा भी अगर हम बात करें प्री इंडिपेंडेंस टाइम में ज्योतिबा फुले जो हैं, पेरियार, अंबेडकर जैसे लोग हैं जिन्होंने इसके लिए बहुत ज्यादा क्या किया, मूवमेंट की है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, बहुजन समाज पार्टी यूपी में बनी, दलित संघर्ष समिति बनी कर्नाटका में, ठीक है, बहुत सारे। अगर हम बात करें लिटरेसी कॉन्ट्रीब्यूशन, अगर हम बात करें तो दलित में धीरे धीरे अवेयरनेस आई, ठीक है, स्पेशली मराठी पीपल में, तमिल, कन्नड़ और तेलुगु और हिंदी में, ठीक है। अदर बैकवर्ड क्लासेस भी। फिर क्या हुआ कि पहले सिर्फ जो सोशली बैकवर्ड क्लासेस, देखो सोशली बैकवर्ड क्लासेस जो आपका एससी या एसटी है, ठीक है, जिनको हम दलित कह रहे हैं, ये सब क्या है, ये सोशली बैकवर्ड है, मतलब समाज में इनको कभी इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल मौका नहीं मिला। लेकिन कुछ कास्ट ऐसी थी जो आपका सोशली बैकवर्ड नहीं थी, जो इकोनॉमिकली भी प्रोग्रेस में थी लेकिन वो एजुकेशनली बैकवर्ड थी। तो कुछ क्लास जो एजुकेशनली बैकवर्ड थी उनको अदर बैकवर्ड क्लासेस में यहाँ पे रख दिया गया कि भाई ठीक है, सोशली थोड़ा, लेकिन सोसाइटी में इतनी तो रिस्पेक्ट है, लेकिन एजुकेशनली बहुत ज्यादा बैकवर्ड यहाँ पे दिख रही हैं, जैसे आर्टिसनल कास्ट हो गई, ठीक है, उनको भी बहुत ज्यादा लोएस्ट में रखा गया, जिसको हमने ओबीसी कैटेगरी में बाद में डाल दिया, ठीक है, अदर बैकवर्ड क्लासेस। इसके लिए कमीशन अपॉइंटमेंट हुआ, ठीक है, और ये जो कमीशन है इसने क्या किया, बहुत सारे वेलफेयर प्रोग्राम बताए, ठीक है, काका कलेकर जैसे कमीशन लेके आया, जैसे मंडल कमीशन, इन्होंने अपर ओबीसी जो है वो लार्जली, इनके पास जमीन होती है, इनके पास डोमिनेंस भी होता है, लेकिन इनके पास क्या नहीं होती, एजुकेशन नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आदिवासी, ये भी एक ऐसी कम्युनिटी है जिसको हमेशा इनइक्वल ट्रीट किया जाता है और एक्सक्लूजन किया जाता है। 1930 में ये आदिवासी शब्द जो है बेटा वो बना, ठीक है, क्या बना, 1930 में आपको आदिवासी शब्द यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे लिटरली इसका मतलब क्या, ओरिजिनल इनहेबिटर, कहीं पे रहने वाले, ओरिजिनल किसी एक जगह पे पर्टिकुलर रहने वाले लोगों को आदिवासी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट, ऐसा नहीं है कि बाद में जो फॉरेस्ट, इवन जो आपकी क्या कहते हैं ब्रिटिश सरकार थी, उसने जैसे फॉरेस्ट पे लॉ लगा दिए, माइनिंग करने शुरू कर दी, मतलब इनके फॉरेस्ट को ही छीन लिया इनों से। तो इनके साथ भी बड़ा ही क्या हुआ है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल इनको फेस करना पड़ा है, ठीक है। इवन गवर्नमेंट ने भी डैम, जैसे आज की डेट में बात करें, गवर्नमेंट ने डैम प्रोजेक्ट बना दिए, इंडस्ट्रीज बना दी, डिस्प्लेसमेंट कर दिया इनका। तो अगर हम बात करें पहले की, तो पहले भी इनके साथ भाई ट्राइबल पीपल के साथ पहले भी बहुत गलत हुआ है, क्योंकि पूरे ब्रिटिशर्स ने फॉरेस्ट वगैरह सब कुछ कब्जा कर लिया था। और इसके बाद अगर हम बात करें तो इंडिपेंडेंस के बाद भी इनके साथ बड़ा गलत हुआ है, क्योंकि भैया अब क्या है, रूरल से अर्बन एरिया में शिफ्ट होते चले जा रहे हैं, फॉरेस्ट कटते चले जा रहे हैं, तो इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। एक और ग्रुप है जिसके साथ बहुत ही क्या होता है, इनइक्वालिटी देखी जाती है। वो ग्रुप कौन सा है आपका, कि भाई ऐसा ग्रुप जिसके साथ बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी देखी जा रही है, वो है आपका वुमेन। यहाँ पे वुमेन के साथ भी बहुत सारी इनइक्वालिटी क्या की जाती है बेटा, देखी जाती है, ठीक है। वेरियस वुमेन, क्योंकि आप देखते हो कि हमेशा से ही पेट्रियार्की रही है, ऑलमोस्ट पेट्रियार्की। पेट्रियार्की का मतलब क्या होता है कि भैया मेल डोमिनेटेड सोसाइटी रही है, तो फीमेल्स के साथ बड़ा ही गलत हुआ है। तो इसीलिए विमेन इशू धीरे धीरे क्या है, मॉडर्न इंडिया में उठने 19th सेंचुरी में बहुत सारे जो मिडिल क्लास वुमेन थी, जो क्या अवेयर हो गई थी, उन्होंने क्या किया, बहुत सारे यहाँ पे आवाज उठाई। तो ऐसा नहीं है कि कॉलोनियल टाइम पे भी वुमेन्स बहुत सारी, वो कॉलोनियल टाइम पे जब एजुकेशन आ गई, जब अवेयरनेस आ गई, तो राजा राम मोहन रॉय इन्होंने एंटी सती प्रथा, कि भाई सती क्या होती है कि किसी भी वुमन को जिंदा जला देना उसका मृत हस्बैंड के साथ में। तो ब्रह्मो समाज जब बना 1989 में, तो यहाँ राजा राम मोहन राय क्या लेके आए, यहाँ पर इन्होंने एंटी सती मूवमेंट लेके आए कि भाई सती तो बेकार है, ठीक है, ठीक है। चाइल्ड मैरिज के खिलाफ यहाँ पर लेके आए, विडो रीमैरिज करवाने के लिए कि भाई विडो एक बार हो गई तो ऐसा माना जाता था भाई उसको तो अब कुछ भी करने का हक ही नहीं है, लेकिन उसके लिए यहाँ पे चीजें लेके आए। रनाड़ी जो थे वो यहाँ पे बॉम्बे में विडो रीमैरिज का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लेके आए। ज्योतिबा फुले यहाँ पे क्या, इन्होंने सत्य शोधक समाज बनाया, और यहाँ पे जितना भी कास्ट और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है उसके खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई। इवन सोशल रिफॉर्म मूवमेंट बहुत सारे मुस्लिम्स में भी आए, जैसे सर सैयद अहमद खान, यहाँ पे इन्होंने एजुकेशन ऑफ वर्क गर्ल्स के लिए, एजुकेशन के लिए काम किया। दयानंद सरस्वती आर्य समाज से, इन्होंने वुमेन एजुकेशन ट्रेनिंग के लिए बहुत ज्यादा काम किया, भाई उनको हैंडीक्राफ्ट सिखाना, ठीक है, बच्चों को पालना कैसे करना, ये सब। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन्होंने विडो रिमैरिज की यहाँ पर बात करी, ठीक है, और चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट क्या किए, ये बहुत ज्यादा लड़े। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये सब तो मूवमेंट हुए कॉलोनियल टाइप में, लेकिन ब्रिटिशर्स के दौरान में भी वुमेन मूवमेंट बहुत सारे देखने को मिलते हैं, ठीक है, बहुत सारे जो आइडियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में धीरे धीरे, क्योंकि हमारी एजुकेशन बढ़ी तो आइडियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में चेंज आए। तो जैसे यहाँ पर
पहले वुमेन के साथ क्या होता था, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, ठीक है, वुमेन को इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता था। लेकिन बाद में वुमेन के साथ वायलेंस भी होने लगा, रेप केसेस बढ़ने लगे, डाउरी, मर्डर, ये सारी चीजें, मतलब इंडिपेंडेंस के दौरान सिचुएशन वुमेन के साथ चेंज हो गई। लेकिन वुमेन के साथ गलत तो अभी भी हो रहा था, इसीलिए कई सारी चीजें यहां पर आई। 21st सेंचुरी में जब हम देखते हैं कि भाई आज भी हमें सेक्स रेशियो कितना ज्यादा कम दिखता है, आज भी हम कितनी सारी बायस देख रहे हैं गर्ल चाइल्ड को लेके, तब धीरे धीरे यहाँ गवर्नमेंट ने भी क्या किया, यहाँ पे बहुत सारी चीजों को क्या किया, रिकॉग्नाइज किया। वुमेन के साथ बहुत सारे लॉ आज आप देखते हो भैया, आर्टिकल 14 ले लो, ठीक है, आर्टिकल 15 ले लो, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको इक्वालिटी दिख रही है कि भाई वुमेन के लिए भी फिर रिजर्वेशन लेके आएगा, एक रिजर्व कोटा वुमेन के लिए भी होना चाहिए, सीट्स रिजर्व होने चाहिए सारे, तो जेंडर बायस को यहाँ पे खत्म किया, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें तो कराची सेशन होता है नेशनल कांग्रेस का 1931 में, जहाँ पे क्या किया गया, जहाँ पर फंडामेंटल राइट्स की बात की गई और जहाँ पर वुमेन इक्वालिटी की भी बात की गई कि भाई वुमेन को इक्वालिटी देनी चाहिए, सभी सिटीजन यहाँ पे क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो जहाँ पे जब डिसेबल की बात होगी, ठीक है, कि डिसेबल्स को भी राइट मिलने चाहिए, तो वुमेन को भी राइट मिलने चाहिए, हर अडल्ट को यहाँ पे राइट मिलने चाहिए। तो हम वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री हैं जिन्होंने वुमेन को इंडिपेंडेंस के दौरान क्या दिया बेटा, राइट दिए, इवन स्पेशल प्रोटेक्शन भी दिया वुमेन वर्कर को, ठीक है। यहां पे एक 1822 में एक क्या देखिए, जो आपका राष्ट्रीय हाउसवाइफ थी, कौन थी, ताराबाई शिंदे, इन्होंने क्या लिखा, इन्होंने स्त्री पुरुष तुलना एक बुक लिखी जो प्रोटेस्ट था अगेंस्ट किसका, जो डबल स्टैंडर्ड मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है कि भाई फीमेल तो है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर मेल सोसाइटी का ही क्या है, पूरा का पूरा दबदबा है। तो यहाँ पर ये बात लिखी गई। अब उसके बाद है आपकी बेगम रुकैया सखावत हुसैन, इन्होंने 1905 में एक सुल्तानाज ड्रीम लिखी, जिसमें उन्होंने एक शॉर्ट स्टोरी में बताया कि मैं एक ऐसे वर्ल्ड को चाहती हूँ जहाँ पे क्या हो, मेल जो है वो होम में हो, ठीक है, मेल पर्दा करें, वुमन को क्या हो यहाँ पर राइट हो, वुमन क्या हो अपने तरीके से हवा में सांस ले सके, रुक सके। तो ये सारी चीजों के ऊपर यहाँ पर ये बात की गई, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें एक और यहाँ पर जिनके साथ हमेशा आपको इनइक्वालिटी डिस्क्रिमिनेशन दिखता है, वो है डिसेबल्ड। भाई डिसेबल का भी स्ट्रगल बहुत बड़ा है। डिसेबल भाई जो आपको नॉर्मल लोग हैं जिनके साथ बायोलॉजिकली, देखो उनमें उनकी कोई गलती नहीं है, बायोलॉजिकली उनके साथ ऐसी चीजें हैं। तो एक डिसेबल पर्सन क्या होता है भाई, उसके साथ बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, लेकिन उसको क्या है, लोग बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि डिसेबल पर्सन को हमेशा से एक विक्टिम की तरह देखा जाता है कि भाई उसी की गलती है, वही दोषी है। तो यहाँ पर सोसाइटी में उसके लिए परसेप्शन बड़ा ही अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बहुत क्लोज रिलेशनशिप है डिसेबिलिटी का और पॉवर्टी का, कि भाई क्यों एक इंसान डिसेबल हुआ बायोलॉजिकली, क्योंकि शायद मेल न्यूट्रिशन का शिकार हो, चाहे मदर जो है वो बहुत ज्यादा यहाँ पे क्या हुई, वीक हो गई है फ्रिक्वेंट चाइल्ड बर्थ से, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है बार बार, क्योंकि उनको प्रिवेंशन नहीं पता, उनको फैमिली प्लानिंग नहीं पता, और यहाँ पे इम्यूनाइजेशन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक्सीडेंट या फिर हो गया किसी का, तो ये सब बायोलॉजिकल फिनोमेना है। यहाँ पे किसी भी डिसेबल की कोई गलती नहीं है, यहाँ पे वो फैमिली की, भाई पॉवर्टी की वजह से यहाँ पे चीज हुई, लेकिन उसके साथ क्या होता है, बहुत ज्यादा गलत देखने को मिलता है, और यही गलत चीजें हैं जिसकी वजह से क्या है, सोशल इक्वालिटी और एक्सक्लूजन आए। लेकिन आज अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ने इनको किस पे, स्पेशली एबल्ड में, भाई इनको डिसेबल्ड टर्म हटा के हमने स्पेशली एबल्ड टर्म दिया। इवन इक्वालिटी, जो आपका राइट टू इक्वालिटी है वो सबके लिए यहाँ पर है, इवन डिसेबल्स के लिए लॉज भी बनाए गए। नेक्स्ट जो लास्ट चैप्टर है आपका वो है, अगर आपको बिल्कुल डिटेल व्यू देना है तो यहाँ पे मैं आपको बोर्ड के पर्सपेक्टिव से बिल्कुल इजीली समझाने की कोशिश कर रही हूँ। डिटेल अगर आपको लेक्चर चाहिए तो बहुत डिटेल लेक्चर पढ़ा हुआ है। चैलेंज ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी, देखो बेटा कल्चरल डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी क्या होता है, भिन्नता। एक आपका पर्टिकुलर एरिया, एक कम्युनिटी में कितने सारे लोग क्या है, रह रहे हैं, अलग अलग कम्युनिटी के लोग जब एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कल्चरल डाइवर्सिटी कहते हैं। भाई मतलब डाइवर्सिटी का मतलब भिन्नता, और अलग अलग कल्चर के लोग रह रहे हैं तो कल्चरल डाइवर्सिटी हो गया। लेकिन डाइवर्सिटी का मतलब बेटा इनइक्वालिटी नहीं होता, इसका मतलब क्या होता है, डिफरेंसेस, कि भाई एक इंसान दूसरे इंसान से अलग हो सकता है लेकिन इनइक्वल नहीं हो सकता है। क्यों डाइवर्सिटी आती है कल्चर, क्योंकि हर किसी की एक कम्युनिटी आइडेंटिटी होती है बेटा। कम्युनिटी या कल्चर आइडेंटिटी मतलब कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, ये और ये उसको बर्थ के साथ मिलती है। इस पे उसका कोई भी, कि भाई उसके लैंग्वेज के आधार पर, उसके रिलीजन के आधार पर, सेक्ट, रेस के आधार पर उसको एक आइडेंटिटी मिली, और ये बर्थ से है, उस पर उसका कोई कंट्रोल नहीं है, वो किस फैमिली में पैदा हो रहा है, कहाँ पे है, इसमें किसी भी व्यक्ति का कोई कंट्रोल नहीं होता, ठीक है। तो ये जो आइडेंटिटी है ये इंसान को क्या है, एक कनेक्शन सिखाती है, और ये क्या होती है भैया, यूनिवर्सल होती है बेटा। यहाँ पर
ये आइडेंटिटी, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो आइडेंटिटी है किसी भी व्यक्ति की, वो क्या है, यूनिवर्सल है, वो उसने खुद से चूज नहीं करी। अब ये आइडेंटिटी आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलती है, तो आपको एक नेशन के अंदर भैया ये सारे कल्चरल डिफरेंसेस आपको नेशन के अंदर देखने को मिल जाएंगे। भैया एक नेशन क्या होता है, भैया एक टेरिटरी होती है जिसमें बहुत सारे लोग रह रहे होते हैं, एक बड़ी कम्युनिटी होती है, एक तरीके से डिफरेंट कम्युनिटी जब साथ में मिलकर रहती हैं तो बेटा उसको हम क्या कहते हैं, नेशन कहते हैं। और उनका एक पॉलिटिकल लीगल इंस्टीट्यूट मतलब एक गवर्नमेंट होती है, ठीक है। यहाँ पर नेशन स्टेट की क्या बात करते हैं भैया, नेशन स्टेट क्या होते हैं, ये सारी कम्युनिटी होती हैं जो क्या होते हैं, जिनके पास अपनी अपनी स्टेट होती है। मतलब एक आपके नेशन में बहुत सारी स्टेट जब साथ में मिलकर रह रही हैं अलग अलग कल्चर की, तो उसको हम क्या कहते हैं, नेशन स्टेट कहते हैं। अगर हम इंडियन नेशन स्टेट की बात करें तो इंडिया में तो आपको पॉपुलेशन बेटा क्या कह सकते हैं, करोड़ से ऊपर आपको पॉपुलेशन यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पे 1632 लैंग्वेज से ज़्यादा बोली जाती है। मतलब कितना एक नेशन के अंदर आपको कितनी कम्युनिटीज़, कितना डिफरेंस यहाँ पे मिल जाएगा। सबसे मेजर रिलीजन आपको हिंदू मिलेंगे, फिर मुस्लिम, फिर क्रिश्चियन, फिर आपको ऐसा मिलते हुए नजर आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ है कि नेशन क्या है, देखो नेशन को डिस्क्राइब करना इतना इजी चीज नहीं है। नेशन के अंदर बहुत सारे कल्चर आते हैं, ठीक है। तो नेचर क्या है, अब देखो नेशन क्या हो सकता है भाई, एक कंट्री है जिसमें आपको हो सकता है भाई पर्टिकुलर एक कल्चर के लोग रह रहे हैं, जिनका एक हिस्टोरिकल वैल्यू हो, एक रिलीजन हो, और नेशन में बहुत सारे कल्चर के लोग भी रह सकते हैं। तो नेशन एक बहुत ही टिपिकल टर्म है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम दो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। दो पॉलिसीज हम यहाँ इस्तेमाल करते हैं, पॉलिसी ऑफ एसिमिलेशन और पॉलिसी ऑफ इंटीग्रेशन। बेटा पॉलिसी ऑफ एसिमिलेशन कब होते हैं, जब एक कंट्री के अंदर, एक नेशन के अंदर यूनिफॉर्म सेट ऑफ कल्चर ही चलता है। मतलब एक की कल्चर को क्या मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे इनकरेज कर लो या फोर्स करते कि अब एक जैसा कल्चर रखना पड़ेगा, एक जैसी लैंग्वेज बोलनी पड़ेगी। मतलब एक लैंग्वेज को यहाँ मान्यता, जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान क्या है, एक इस्लामिक कंट्री है, मतलब यहाँ इस्लाम को ज्यादा तवज्जो दी जाती है। और इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है कि भाई अलग अलग कल्चर के लोग भी साथ में मिलकर जब रहते हैं, भाई अपने कल्चर को प्राइवेटली क्या करें, यहाँ पर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और यहाँ डोमिनेट कल्चर भी होगा। एक तरीके से सब जब अपने अपने कल्चर को करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन की पॉलिसी कहते हैं। इतने सारे कल्चर के जो लोग अलग अलग रह रहे हैं, क्या ये कोई चैलेंज फेस करते हो, तो बहुत सारे चैलेंज है। इवन अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में तो कितनी कल्चरल डाइवर्सिटी है, तो यहाँ आपको बहुत सारे चैलेंजेस देखने को मिल जाएंगे। जैसे आपको रीजनलिज्म का मतलब क्या होता है बेटा, रीजनलिज्म का सिंपल सा मतलब होता है कि जब पर्टिकुलर एक रीजन में कोई इंसान गुजरात में रह रहा है, कोई इंसान आंध्र प्रदेश में रह रहा है, वो अपने ही रीजन को सबसे ज्यादा क्या करता है, इनकरेज करता है। उसका फिकल कंसंट्रेशन ही उसकी आइडेंटिटी बताता है कि भैया हम तो तमिलनाडु से, मैं तो गुजराती हूँ, ठीक है, गुजरात से रहने वाला, मैं राजस्थानी हूँ, ठीक है, मैं मध्य प्रदेशियन हूँ। तो इस तरीके से जब वहाँ पर फिर एक ही लैंग्वेज बोली जाने लगती है, मतलब एक डोमिनेंट लैंग्वेज बन जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर, तो अगर मैं बात करूँ तो पहले ब्रिटिशर्स ने जितनी भी स्टेट रीजन्स बनाए हुए थे उसमें अलग अलग कल्चर के लोगों को अलग अलग जोड़ दिया। जैसे बॉम्बे, गुजरात और महाराष्ट्र को मिलकर पूरा एक था। यहाँ पे आपका मद्रास हुआ करता था, पूरा तमिलनाडु आंध्र प्रदेश वाला एरिया, ठीक है, कोलकाता हुआ करता था, बिहार वगैरह सब एरिया। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हम स्टेट रिफॉर्मेशन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लेके आए और उसके अंदर हमने क्या कर दिया, सारी स्टेट्स को अलग अलग कर दिया। धीरे धीरे नई नई स्टेट्स क्या हुई, बनना शुरू हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो रीजनलिज्म वाला कॉन्सेप्ट है, ये एक चैलेंज है कि भाई हर किसी को अपना रीजन चाहिए। तो इसको हमने फुलफिल कैसे किया, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के अंदर डिफरेंट भाषाओं के आधार पर, ठीक है, नई नई स्टेट्स को बना देना, ठीक है। 2000 में आपकी बड़ी सारी स्टेट बनी, ठीक है। जो देखो कुछ स्टेट बनी जो भाषाओं के आधार पर बनी, कुछ कल्चर के आधार पर बनी, कुछ यहाँ पर नॉर्मली बनी, जैसे छत्तीसगढ़, उत्तरांचल, झारखंड, ठीक है। ये यहाँ पे लैंग्वेज के आधार पर नहीं बनी, यहाँ पे सिंपल हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वगैरह के आधार पर यहाँ पे बनाई गई। अब अगर हम बात करें तो इंडियन फेडरलिज्म में आपको 3 लिस्ट दिख जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे सेंटर की लिस्ट दिख जाती है, कंकरेंट लिस्ट दिख जाती है, ठीक है। उसके अलावा आपको स्टेट लिस्ट दिखती है जिसमें सब्जेक्ट अलग अलग हैं और उसी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बटी हुई है। तो यहाँ पे सेंटर क्या करती है भैया, इंडिया में फेडरलिज्म है तो अपने हिसाब से सेंटर स्टेट काम करती है, तो ये कल्चर डाइवर्सिटी को क्या करती रहती है, मिटिगेट करती रहती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक और हमारे यहाँ पर जो चैलेंज है वो है माइनॉरिटी वाला चैलेंज, क्योंकि हमारे यहाँ पे बड़ी सारी कम्युनिटीज रहती हैं। तो आपको मेजोरिटी में तो हिंदू दिख जाएंगे, लेकिन बेटा मिनॉरिटी कौन होता है, तो मिनॉरिटी का मतलब यहाँ पर है कि जो कम है, जैसे आपको 40-80% अगर यहाँ पे हिंदू दिख रहे हैं तो आपको 14% मुस्लिम, उसके बाद आपका जो है वही 0.1%, 2% यहाँ पे क्रिश्चियन, जैनिज्म, बुद्धिज्म, तो ये सब मिनॉरिटी में आते हैं। लेकिन इंडिया में ये चैलेंज कैसे फुलफिल किया गया कि ये सब भी साथ में रहते हैं। हमने इनके लिए क्या बनाया, बहुत सारे प्रिविलेज इनको दिए हैं मिनॉरिटी को। जैसे मिनॉरिटी के साथ आपको आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 में बहुत सारे राइट्स मिल जाएंगे जो यहाँ पे मिनॉरिटी को दिए जाते हैं कि वो अपने कल्चर को बहुत
बहुत ईजिली क्या कर सकते हैं, यहाँ पर प्रमोट कर सकते हैं। इवन माइनॉरिटीज़ को भी इलेक्शन लड़ने का मौका मिल रहा है। ये सारी चीज़ें से हमने इस चैलेंज को भी भरा। नेक्स्ट हमारे लिए चैलेंज है कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म मतलब एक रिलीजन को जब इंसान एक कम्युनिटी से आता हो और एक रिलीजन को पकड़ के बैठ जाए, जैसे हिंदू मुस्लिम की लड़ाई, हिंदूज ग्रेट मुस्लिम ग्रेट, तो ये होता है कम्युनलिज्म। ठीक है, जब एक रिलीजन अपने आप को ही सब कुछ मानता है और उसको भैया लीगल या सुपीरियर अथॉरिटी चाहिए होती है, उसको हम कम्युनलिज्म कहते हैं। कम्युनलिज्म का मतलब क्या होता है कि भाई एक अग्रेसिव पॉलिटिकल आइडेंटिटी, कि हम इस्लाम को ही मानेंगे, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, रिलीजियस आइडेंटिटी की अगर हम बात करें वो ओवरराइड कर देती है, उसी को हम क्या कहते हैं, एक तरीके से कम्युनलिज्म बेटा कहते हैं। और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज के तौर पे हमें दिखता है। ठीक है, जिसमें अगर हम बात करें तो इंडिया में जो एंटी सिख रियॉट हुई थी ये भी कम्युनलिज्म, क्योंकि भैया रिलीजन को लेके एंटी मुस्लिम रियॉट 2002 में, ये सब। ठीक है, इसके चैलेंज को हमने कैसे फुलफिल किया बेटा, सेकुलरिज्म के थ्रू। सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट क्या होता है बेटा, सेकुलरिज्म का मतलब होता है कि यहाँ पे सेकुलरिज्म के दो मतलब है। देखो, वेस्टर्न में जब इस मतलब को निकाला गया तो इसका मतलब है कि देखो, ना गवर्नमेंट रिलीजन के मामले में बोलेगी, ना रिलीजन गवर्नमेंट के बारे में बोलेगा, क्योंकि उस समय कल्चर में चर्च का डोमिनेंस बहुत ज़्यादा था। तो ना चर्च गवर्नमेंट के मैटर में बोलेगी, ना गवर्नमेंट साइंटिफिक मेथड लगाएगा चर्च पे। ठीक है, ये था। लेकिन इंडियन सेकुलरिज्म बिल्कुल अलग है। इसका मतलब है कि किसी भी रिलीजन को फेवर नहीं देना। कोई भी स्टेट बोलेगा ही बोलेगा, कैसे बोलेगा, सभी रिलीजन को इक्वल रखकर यहाँ पर बोलेगा। नेक्स्ट चैलेंज आपको अथॉरिटेरियन स्टेट का आता है। अथॉरिटेरियन, देखो, एक होती है डेमोक्रेसी बेटा, तो एक होती है अथॉरिटेरियन स्टेट। अथॉरिटेरियन मतलब गवर्नमेंट की सुपीरियर पावर है, गवर्नमेंट के अलावा लोगों की चलेगी ही नहीं। फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये सब क्या होता है, किसी को कुछ नहीं मिलेगा। तो हमने इसको कैसे चैलेंज को फुलफिल किया, डेमोक्रेसी के थ्रू। हमारे यहाँ तो डेमोक्रेसी चलती है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट अगर हम बात करें सोसाइटी, सिविल सोसाइटी, तो सिविल सोसाइटी का मतलब क्या होता है कि भाई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अलावा एनजीओज होते हैं, कई सारे मीडिया इंस्टीट्यूट होते हैं, ट्रेड होते हैं, ये सब जब क्या कर देते हैं यहाँ पर पूरे के पूरे सोसाइटी की बात करते हैं, सोसाइटी में कितने गलत मुद्दे हैं, सोशल इश्यूज की बात करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, सिविल सोसाइटी का यहाँ पर नाम देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं अथॉरिटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करूँ तो इसका एग्जांपल आपको क्या दिखता है, जब इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने लगाई गई थी तो यहाँ पार्लियामेंट सस्पेंड कर दी गई थी, कोई भी लॉ नहीं था, लोगों के पास सिविल राइट्स नहीं थे बेटा, लार्ज नंबर में सिर्फ क्या होता था, लोगों को अरेस्ट कर लिया जा रहा था। ठीक है, प्रेस पे सेंसरशिप लगाई गई थी, मतलब प्रेस कुछ भी छाप नहीं सकता था। तो ये सब क्या अथॉरिटेरियन में। लेकिन हमारे यहाँ क्या चलती है, वैसे हमारे यहाँ डेमोक्रेसी चलती है। अगर सिविल सोसाइटी की बात किया जाए, ये जो गवर्नमेंट अथॉरिटी के अलावा जितनी भी हैं, इन्होंने क्या किस किस चीज़ों पे ये काम करती हैं, तो बेसिकली ट्राइबल के स्ट्रगल्स के लिए, उनके राइट्स के लिए काम करती हैं। ठीक है, आपका अर्बन गवर्नेंस में डिवोल्यूशन की ये काम करती हैं। ठीक है, रेप और वायलेंस के अगर ये काम करती हैं, रिहेबिलिटाइजेशन होना चाहिए, जो डिस्प्लेस हैं, जो भैया ट्राइबल पीपल डैम्स की वजह से या सोसाइटी में कोई भी मतलब इरिगेशन फैसिलिटी जिनके पास नहीं है, या फिर जहाँ पर बाढ़ आ गई, उनके लिए ये काम करती हैं। फिशरमैन के स्ट्रगल के लिए यहाँ पे काम करती हैं। ठीक है, हॉकर्स हो गए, आपके ड्वेलर्स हो गए, जो रोड पे फिरते हैं, उनके लिए ये काम करते हैं। तो ये कितने सारे, स्लम डिमोशन, एजुकेशन का लिए, तो ये दलितों के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए यहाँ पे काम करती हैं। ठीक है, और इसी के तहत आपका आता है, इसी कैंपेन्स के थ्रू राइट टू इन्फॉर्मेशन भी आ जाता है कि भैया आप गवर्नमेंट से अपनी रेमेडीज पूछ सकते हैं। ठीक है, आप गवर्नमेंट से पूछ सकते हैं कि भाई ये चीज़ क्यों की गई, तो गवर्नमेंट क्या होगी, आंसरेबल होगी आपको हर चीज़ का सोल्यूशन देने के लिए, हर बात आपकी जानने के लिए। आप कोई भी बात गवर्नमेंट से जान सकते हैं और गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपकी क्विक समरी कल के एग्जाम के लिए। ऑल द बेस्ट।